नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम चो, क्या हाल चाल गाइस। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल, जिसका था आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार। आ चुकी है वो घड़ी जहां पर मैं करने वाला हूं सेशन 100 सवाल 100 मिनट में। और गाइस यहां पर 100 सवाल करेंगे और ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने के जिनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दो मेरे लाल। फिर उसके बाद गाइज सेशन को शेयर भी करना और जितने भी क्वेश्चन नहीं बन रहे आप सभी लोगों से उसको नोट कर लेना और उनमें देखना कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है, क्या क्या इसमें पूछा गया है, क्या अप्रोच थी, किसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है। ये सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है और फिर उसके बाद आप लोगों को बढ़िया प्रैक्टिस करते हुए ये क्वेश्चन तो जरूर कर लेना। और साथ में चैनल में पड़े हुए जो 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज है वो भी एग्जाम से पहले रिवाइज करके जरूर जाना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है that when a body is floating in a liquid is displaced slightly it oscillates about। अब देखो गाइस, इन्होंने बोल दिया बॉडी तैर रही है, बॉडी फ्लोट कर रही है। अगर बॉडी फ्लोट करती है, इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या ऑप्शन हो सकता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर, मेटा सेंटर या फिर बॉयंसी, क्या हो सकता है? तो बॉइंट फोर्स के बॉइंट बॉन्सी का जो बॉइंट पॉइंट होता है उसमें कर रही है? नहीं, इसका आंसर होगा मेटा सेंटर। मेटा सेंटर विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट अ बॉडी फ्लोट्स इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो भाई साहब, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होती है, ठीक है? वो कंडीशन मैं यहां पर बना देता हूं। 100 मिनट में 100 सवाल करने हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट देता हुआ जाऊंगा मैं। ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी का, ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और ये वाला पॉइंट होता है ये होता है मेटा सेंटर का। अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि अच्छा अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ जाए तो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना? मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ हो जाए तो ये क्या हो जाता है आप लोगों का? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। नाउ व्हेन इट्स मेटा सेंटर हाइट इज 0, पहले इसने गलत बोल दिया। दूसरा, व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव सीजी, ये लो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। अब देखो, मेटा सेंटर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगातार 3 क्वेश्चन मेटा सेंटर पे हो चुके हैं, राइट? तो मेटा सेंटर के लिए जब भी कभी कोई भी बॉडी फ्लोट करती है और कभी थोड़ा सा भी टिल होती है, राइट, तो एक लाइन तो ऐसे जा रही होती है, ऐसे, ठीक है? और इस जगह पे इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ बुओयंसी होती है। तो ये क्या है? एक्सिस ऑफ दिस बॉडी, राइट, सेंटर लाइन ऑफ दिस बॉडी। और इस पॉइंट से जब आप ऊपर की तरफ ऐसे लेकर के जाते हो तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा सेंटर बोलते हैं। मतलब बॉइंट फोर्स से या फिर सेंटर ऑफ बॉयंसी से निकलने वाली एक एक्सिस लाइन 90 डिग्री पे, और जो आपकी सेंटर लाइन होती है बॉडी की, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम मेटा सेंटर बोलते हैं। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स थ्रू सीजी, सीजी बोल दिया, काट दो। ओके, बॉइंट फोर्स, ओके, एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी, इसके इंटरसेक्शन से बनेगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर इसी में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी आर। अब देखो, कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है तो सबसे पहले तो उसमें क्या लग रहा होगा? बॉइंट फोर्स, जो ऊपर से लगता है जिसे हम बॉयंसी भी बोलते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर जी नीचे की तरफ क्या लगता है? नीचे की तरफ ग्रेविटी लगता है, तभी तो बैलेंस हो पाती है। तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका? बॉयंसी एंड ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है मेटासेंट्रिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन। इसका आंसर आप लोग दो, तब तक मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं सो दैट इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया है और बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं। यहां पर गाइज हेडिंग बना करके भी लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा और जरूर से जरूर आप लोगों को इसका आंसर देना है। एक होता है मेटासेंट्रिक हाइट, सेंट्रिक हाइट, ठीक है, और एक होती है मेटासेंट्रिक रेडियस। इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं और आंसर भी नहीं आ पाता। चलो
आई गेस आप लोगों ने आंसर दे दिया है। क्या आंसर होगा इसका? सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ बॉडी एंड मेटा सेंटर, ये वाली हाइट, राइट। ऑप्शन नंबर बी सही है? गलत है, घनघोर गलत है। इन्होंने क्या पूछा है? मेटासेंट्रिक रेडियस पूछा है। रेडियस क्या होती है? bm। ये पूरी, ये क्या है? ये हाइट है, और ये पूरी क्या है? ये है रेडियस। अब अगर आप लोगों से पूछ ले कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, तो क्या बोलोगे? gm बोलोगे, ठीक है। चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, हर जगह अगर मेटासेंट्रिक हाइट है तो वो जीएम होगी, और अगर रेडियस है तो वो बीएम होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है मेटासेंट्रिक रेडियस डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा, ये वाला तो क्वेश्चन अपन कर ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर हम लोगों ने अच्छा अभी दिया ही नहीं था, राइट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ मीटर, अच्छा हेड इन मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 ऑफ द वैल्यू। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को बनना चाहिए, और उसी से ही आंसर आएगा। आप लोगों को पता है पी की वैल्यू क्या होती है? दैट इज रो इनटू जी इनटू एच, राइट। अब देखो यहां पर इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है 80 किलो पास्कल, में इसे पास्कल में करूंगा, 80 इंटू 10 टू द पावर 3। डेंसिटी मुझे पता है कितनी दी हुई है? 1000 इंटू इंटू 1.59, 1.59। जी की वैल्यू में क्या ले लूं? जी की वैल्यू चलो 10 ले लेते हैं, नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी, और एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मतलब ये 4 जीरो है और ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देता हूं, एक जीरो से एक जीरो ये उड़ा देता हूं, बचा क्या? 1.59, और एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 डिवाइडेड बाई 1.59। ओके, अब गाइस एक बात बताओ, ये जो 1.59 लिखा है ये किसके बराबर है? ये 1.6 के बराबर लग रहा है, तो क्या मैं यहां से 8 डिवाइडेड बाई 1.6 लिख सकता हूं? ठीक है, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 16 कम 16, 16 पंचे 80। हाँ, और क्या? तो यहां से नियर बाई वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब 5 के करीबन में कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। देखो भाई, हर किसी को पता है, और अगर नहीं पता है तो पता रहना चाहिए, बैरोमीटर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए निकाला जाता है। रेन लेवल, प्रेशर इन पाइप्स, प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स के लिए आप किसका यूज करते हो? मैनोमीटर का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर के लिए किसका यूज करते हैं? देखो यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं, वेरी लो प्रेशर भी है, उसके लिए आप स्पेशल पर्पस पीजोमीटर का यूज करते हो। इन जनरल आप पीजोमीटर भी बोलोगे तो सही है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड एंड H इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट, डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, देन द प्रेशर इंटेंसिटी पूछ रहा है। P बराबर क्या होता है? रो इंटू जी इंटू एच, यही तो होता है पी की वैल्यू। और रो जी को ही तो क्या बोलते हैं? डब्ल्यू, दैट इज स्पेसिफिक वेट, या फिर वेट डेंसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी बराबर डब्ल्यू एच। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और गाइस ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया एजेई लेवल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटल मटेरियल्स आर द मशीन विद टूल्स हैविंग जीरो और नेगेटिव रेक एंगल बिकॉज इट। अब देखो गाइस, ये कह रहा है कि जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल को हम या तो जीरो रेक एंगल से या फिर नेगेटिव रेक एंगल से हम मशीन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसमें बहुत सारे रीजन है, लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझो, अगर ब्रिटल मटेरियल है तो मटेरियल हार्ड होगा, हार्ड मटेरियल होगा तो जो टूल की टिप है उसको तोड़ सकता है, तो टूल की टिप ना टूटे इसलिए पॉजिटिव रेक एंगल नहीं लगा सकते, तो या तो जीरो रेक लगाओगे या फिर नेगेटिव रेक लगाओगे। अब जीरो रेक या नेगेटिव रेक लगाने से फायदा ये होता है कि आप लोगों का जो टूल की टिप है वो पहले कांटेक्ट में नहीं आती, पहले क्या आता है? पहले फेस आता है। ऑल्दो नेगेटिव रेक एंगल रखने से या फिर जीरो रेक एंगल रखने से क्रेटर वियर ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्रेटर वियर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी टूल नहीं जल्दी टूटनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर टूल टिप को बचाने के लिए हम लोग नेगेटिव रेक एंगल रखते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो उसमें क्या होगा? टूल को स्ट्रेंथनिंग फील होगी, उसको मजबूत लगेगा टूल। अब टूल होता नहीं है उतना मजबूत, लेकिन उसको स्ट्रेंथनिंग फील होती है, क्योंकि सबसे पहले फेस आ जाता है, राइट, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिजल्ट इन द लोअर कटिंग फोर्स, नहीं, ज्यादा कटिंग फोर्स तो बहुत ज्यादा लगता है। इंप्रूव सरफेस फिनिश, नहीं। प्रोवाइड्स एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू द कटिंग टूल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, in one setting of a rolls in a 3 high rolling mill, one gets one rejection, two rejection, two rejection,
टू रिडक्शन, टू रिडक्शन। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि भैया 3 हाई रोलिंग मिल है। 3 हाई रोलिंग मिल कहने का मतलब होता है 3 रोलर लगे हुए हैं। तो एक रोलर अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे निकाल रहा है, ठीक है, तो दूसरा रोलर कैसे लगा होगा, दूसरा रोलर यहां से लगा देंगे हम ऐसे करके ये। तो कितने रिडक्शन मिल रहे हैं, 2 ही तो रिडक्शन मिल रहे हैं, है ना। देखो फील कर पा रहे हो भैया, सारी चीजें फीलिंग पे ही चलती हैं। कितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों की किस में चलेंगी, फीलिंग पे ही चलेंगी, ठीक है। तो इसका 2 रिडक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोलिंग वेरी थिन स्ट्रिप्स ऑफ माइल्ड स्टील रिक्वायर्स। अब देखो गाइस, रोलिंग वेरी थिन स्ट्रिप्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लैनेटरी मिल का यूज करते हैं। प्लैनेटरी मिल क्या होता है, आप लोगों के जो रोलर्स होते हैं ना, इन रोलर्स के, बिगर रोलर्स के ऊपर इस छोटे 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 इस तरीके से ऐसे 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 छोटे छोटे प्लैनेट्स लगा दिए जाते हैं। बेसिकली प्लैनेट्स नहीं है, ये भी रोलर्स ही हैं, है ना, लेकिन ये चारों तरफ लगे होते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि छोटे छोटे रोलर छोटा छोटा रिडक्शन करते हैं, लेकिन इतने सारे रोलर होते हैं कि वो छोटा छोटा रिडक्शन भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपने मैक्सिमम रिडक्शन कर दिया होता है। बहुत थिन स्ट्रिप्स इससे मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, लार्ज स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं है, चलो वेरी स्मॉल नहीं है, स्मॉल पे ही लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कई सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि सर जी ये हो कैसे रहा है। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मंदिर गए तुम, मंदिर के बाहर तुम्हें एक लड़का दिखाई दिया, चलो ठीक, मंदिर के बाहर एक लड़का दिखाई दिया, तुमने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले, दे दी, लड़का खुश, बहुत ज्यादा खुश। अगले दिन तुम मंदिर गए, एक बार तुमने पैसे दिए, 10 रुपए दे दिए, चलो लड़का खुश है, चले गए, पहला रिडक्शन। ऐसे अब क्या हुआ, अगले दिन जब तुम मंदिर गए तो तुम्हारे पास 10 लड़के खड़े थे। ओ भाई साहब, पहला एक ही बच्चा था तो तुमने 10 रुपए दे दिया, अब 10 लड़के खड़े हैं तो क्या करोगे, एक एक रुपए दोगे, चलेगा नहीं, आज की डेट में चलता कहाँ है, कम से कम 5 रुपए तो दोगे मिनिमम, कम भी करोगे तो 5 रुपए तो दोगे ताकि तुम्हें भी ना करे। लेकिन 10 बच्चे हैं, 5-5 रुपए दिए तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 50 रुपए। तो कल आए थे, सिर्फ एक बच्चे को दिया तो 5 की जगह उसका डबल दिया था तुमने, 10 रुपए, आज कितना दिया, 5 रुपए, लेकिन 10 बच्चे थे तो 50 रुपए देने पड़े। तो ज्यादा खर्चा किसमें हुआ, जब छोटे 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 ज्यादा लोग आ गए, राइट। इसी तरीके से ज्यादा रिडक्शन किसमें होता है, जब छोटे 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 ज्यादा रोलर्स आ जाते हैं। अब हर रोलर आके बोलता है हमसे भी 1 mm करा लो, हमसे भी 1 mm रिड्यूस हो जाओ, हमसे भी 1 mm रिड्यूस हो जाओ। मटेरियल रिड्यूस भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता, मटेरियल में डिफॉर्मेशन भी बहुत तगड़ा आ चुका होता है और मटेरियल खराब भी नहीं होता है, ठीक है। ये फायदा होता है प्लैनेटरी मिल का। अब यहां से जो आप लोगों का मटेरियल है, इतना मोटा मटेरियल है और सोचो इतनी पतली स्ट्रिप्स बन गई, है ना, ये फायदा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है रोलिंग ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल कैन बी डन बाय। अब देखो गाइस, इसको मैंने आप लोगों को बताया भी है, एल्यूमिनियम फॉइल को आप किस तरीके से याद रखोगे, मैंने आप लोगों को इसमें कहानी भी सुनाई थी। एल्यूमिनियम फॉइल का किस में यूज होता है, खाना पैक करने में, तो पैकिंग के लिए किसका यूज करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल का। तो एल्यूमिनियम फॉइल बनती भी किससे है, पैक रोलिंग से, राइट। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फ्लक्स इज यूज्ड इन सोल्डरिंग टू। अब देखो गाइस, यहां पर बहुत सारे रीजन होते हैं फ्लक्स को यूज करने के, लेकिन सबसे पहला जो रीजन होता है वो ये होता है कि भैया फ्लक्स यूज करने से ऑक्साइड की लेयर नहीं बन पाती। क्या नहीं हो पाता, ऑक्साइड की लेयर नहीं बन पाती, क्योंकि जो फ्लक्स है वो ऊपर वर्क पीस के ऊपर खुद ही डिपॉजिट हो जाता है। अब ऑक्साइड की लेयर बनने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन बीच में फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स आने की वजह से ऑक्सीजन डायरेक्ट वर्क पीस के मेटल के कांटेक्ट में नहीं आती, इसलिए ऑक्साइड की लेयर नहीं बन पाती, राइट। चलो, फिल अप द गैप इन द जॉइंट, नहीं। dissolve oxides formed on the workpiece, okay, flux is used to soldering to, okay, wash away the surplus, lower the melting point, नहीं। एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सही तरीके से नहीं बताया है, लेकिन dissolved oxides forms on the workpiece ये बिल्कुल सही है। flux is used for the dissolved oxides जो उसकी सरफेस पे फॉर्म हो जाए, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटालिक पीसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉन फेरस एलॉय इन द लिक्विड स्टेट बिटवीन द मेटालिक पीसेस and allowing to solidify is known as। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ही नहीं ये तो डेफिनेशन है। इज नोन एज, आगे लिख लेना ब्रेजिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्रेजिंग बोलते हैं। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में ब्रेजिंग की पूरी कहानी भी सुनाई थी कि किस तरीके से आप लोगों को जब जॉइंट्स लगाना होता है तो जॉइंट्स के ऊपर आप लोग क्या करते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल को यहाँ पर भर देते हो। अब इस एक्स्ट्रा मटेरियल को आप हीट दोगे, ये क्या होगा, यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, और जैसे ही फिलअप होगा वैसे यहाँ पर
ज्वेलिंग हो जाएगी। यही तो कहना चाह रहा है, लिक्विड स्टेट में पहले नॉन फेरस अलॉय को लाते हैं, फिर उसके मेटेलिक पीस के बीच में भर देते हैं, अलॉय कर सॉलिडिफाई होने तक के लिए रुकते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ब्रेजिंग, राइट। सोल्डरिंग का काम कहां पर होता है? सोल्डरिंग का काम आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में करते हो। अब गाइस यहाँ पर इंडक्शन और स्पॉटिंग लिखा हुआ है, ऑल तो इस तरीके की कोई प्रोसेस नहीं होती, स्पॉटिंग वेल्डिंग कुछ नहीं होती, स्पॉट वेल्डिंग होती है, ठीक है। और इंडक्शन वेल्डिंग होती है, इंडक्शन सिर्फ बस नहीं कहा जाता है। तो जो इंडक्शन वेल्डिंग होती है उसमें आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का यूज करते हो और फिर उसकी वजह से आप लोग वेल्डिंग करते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग इज, ये बहुत ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होता है बोरेक्स, राइट। अगर आपको बोरेक्स ऑप्शन में ना मिले तो एक और चीज है जिसे हम कहते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, आप लोग कभी भी मेडिकल स्टोर में जाना, बोलना भैया बोरिक एसिड दे दो। बोरिक एसिड एक तरीके का पाउडर या फिर गोली टाइप में आपको मिलेगी, इसका पाउडर बना लेना, कैरम बोर्ड में डाल करके चलाना, बढ़िया मस्त खिसकता है, तगड़ा होता है बोरिक एसिड, है ना। तो बोरिक एसिड भी आप एक तरीके का फ्लक्स के जैसे यूज कर सकते हो, एल्स बोरेक्स का तो यूज हम करते ही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अपसेट वेल्डिंग। भाई यहां पर ये बोल रहा है कि अपसेट वेल्डिंग किसे बोलते हैं। तो देखो एक बात जो मैंने आप लोगों को सिखाई भी थी कि भाई अपसेट वर्ड क्या है, नाराजगी को ही तो अपसेट बोलते हैं ना, कि हम तो नाराज हैं, हम तो अपसेट हैं। अपसेट कब होते हैं कोई, अब मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट की, ठीक है। अब तुमको मैंने क्या किया, तुमको जोड़ने के लिए मैंने यहां से भी प्रेशर लगाया, यहां से भी प्रेशर लगाया, और जब जोड़ा तो तुम्हारी हाइट बची 5.5 फीट। तुम अपसेट नहीं हो जाओगे? हो जाओगे। तो भैया किसकी वजह से अपसेट हुए? प्रेशर लगाने की वजह से अपसेट हुए। तो यहां पर आप लोग अपसेट वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हो या फिर हम इसे फ्लैश वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग नहीं होता, रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो अलग हो गई ना, राइट। ऑल दो प्रेशर आप इसमें भी लगाते हो, लेकिन इसमें आप लोग सिर्फ प्रेशर नहीं लगाते, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करते हो। लेकिन प्रेशर वेल्डिंग जो होती है आप लोगों की, इसको आप लोग फ्लैश वेल्डिंग जो बोलते हो, उसमें हीट करके सिर्फ प्रेशर के थ्रू इसको कंप्रेस करके जोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे अपसेट वेल्डिंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वी कांट अचीव फ्रॉम द कोल्ड रोलिंग इज, कह रहा है कोल्ड रोलिंग से हम क्या अचीव नहीं कर सकते। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कोल्ड रोलिंग से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो कोल्ड रोलिंग से हम हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। क्या हाई डायमेंशनल रिडक्शन अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर हाई डायमेंशनल फिनिश, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमें अचीव नहीं हो सकता, दैट इज हाई डायमेंशनल रिडक्शन। ये हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है मेरे लाल हॉट वर्किंग से, पापा की मार से, राइट। कहानी मैंने सुनाई है, माँ का प्यार पापा की मार, और यही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी पर ताला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट सुटेबल फॉर एक्सट्रूजन ऑफ इधर हॉट और कोल्ड। ओके, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें हम लोग हॉट वर्किंग भी कर दें या कोल्ड वर्किंग कर दें, मतलब हॉट एक्सट्रूजन करें या कोल्ड एक्सट्रूजन करें, बढ़िया चलता है। तो अगर इसमें से देखा जाए जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 99% आप लोग एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो तुम्हारे घर में जो पर्दे लगे हैं, पर्दे के ऊपर वो रॉड दिख रही है, देखो देखो देखो, दिख रही है, हाँ, वो जो रॉड है ना, वो इसी एल्यूमिनियम की बनी है, और जिस प्रोसेस से बनी है ना, वो यही प्रोसेस है, एक्सट्रूजन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ कटिंग ऑफ द ब्रास विद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन अ लेथ शुड हैव, टूल शुड हैव व्हाट। अब देखो गाइस, इन्होंने क्या बोल दिया, ब्रास। एक चीज आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा, दो मटेरियल ऐसे हैं, ब्रास एंड कास्ट आयरन। ये दो मटेरियल ऐसे हैं जो हमेशा कटिंग के लिए जीरो रेक एंगल को प्रेफर करते हैं, जीरो रेक एंगल, ठीक है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर जी ये तो आपने जो बताया कास्ट आयरन तो ब्रिटल मटेरियल, तो नेगेटिव से कर दूं तो कोई दिक्कत है आपको? मैं भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, हो भी जाता है। हाँ एक्चुअली में हो भी जाता है। तुम नेगेटिव रेक एंगल से कास्ट आयरन को कट करके देखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर बोले फिर जीरो रेक एंगल क्यों लिखते हो? चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें अगर मैं बोलूं कि तुम्हें रोटी नमक के साथ खानी, खा लोगे? तुम बोले हाँ खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ मटर पनीर के साथ खाने मिल जाए तो बोले हाँ तब तो मजा आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन से हम पूछे कि तुम नेगेटिव रेक एंगल के साथ तुम्हारी मशीनिंग कर दे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर जीरो से करें तो हाँ मजा आ जाएगा, राइट। तो मतलब क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ब्रास और कास्ट आयरन है, इनको मजा आ जाता है,
किससे? जीरो रेक एंगल से। जीरो रेक एंगल से आपको सरफेस फिनिश बहुत अच्छी मिल जाती है, कटिंग बहुत क्लीन होती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत प्यारी मिल जाती है आप लोगों को ब्रास और कास्ट आयरन के लिए जीरो रेक एंगल पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीरो रेक एंगल। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। अब गाइस इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जो आपका ब्रास और कास्ट आयरन है ये जीरो रेक एंगल से होता है, और दुनिया जहां में जितने थ्रेड्स बनाए जाते हैं वो भी सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं? जीरो रेक एंगल से। अरे थ्रेड धागा नहीं पगलुओं, थ्रेड मतलब चूड़ियां, ऐसे जैसे तुम्हारा कोई भी नट बोल्ट होता है ना, तो उसमें ये जो थ्रेड्स बनते हैं ये ऐसे करके थ्रेड्स नहीं बनते हैं। अरे देखे हो यार तुम लोग, ऐसे ट्रीट करते हो जैसे हाय अल्लाह पता ही नहीं है क्या बोल दिया सर ने। ये होते हैं थ्रेड्स, इन थ्रेड्स को भी जीरो रेक एंगल से बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेगेटिव रेक एंगल इज यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन। अब देखो गाइस नेगेटिव रेक एंगल हम लोग किसके लिए देते हैं या फिर किस मटेरियल पे यूज होता है? तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव रेक एंगल हम लोग यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल पे। अब ब्रिटल मटेरियल को कट करने के लिए टूल भी ऐसा होना चाहिए जो भयंकर भयंकर स्ट्रांग हो, राइट? तो उसमें आंसर क्या होगा? HSS लो कार्बन स्टील टूल, सीमेंटेड कार्बाइड टूल, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव पे ताला मत लगाना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंटेड कार्बाइड टूल। नेगेटिव रेक पे हम लोग इसका यूज करते हैं, ओके। नेगेटिव रेक ब्रिटल के लिए, तो सर डक्टाइल के लिए पॉजिटिव रेक एंगल का यूज करता है। डक्टाइल मटेरियल सॉफ्ट होता है, वो हाई स्पीड स्टील टूल से कट जाता है। तो HSS टूल के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा वो पॉजिटिव रेक पर काम करता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो रेक एंगल से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। लो कार्बन स्टील टूल नहीं, इसका यूज हम लोग इन जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि HSS से हमारे मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मटेरियल्स का कटिंग हो जाती है, ठीक है। बट अगर चाहो तो कर सकते हो। लो कार्बन स्टील टूल का यूज आप तब करोगे जब आपका मटेरियल भयंकर सॉफ्ट हो, भयंकर डक्टाइल हो, ठीक है, तब आप इसका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट पॉजेस्ड बाय द सिरामिक टूल्स। हाँ सिरामिक टूल्स है ऐसे बोल रहा नॉट पॉजेस्ड बाय, जैसे पॉजेस्ड का मतलब समझते हो ना, जैसे चढ़ जाता है, भूत चढ़ जाता है, कहते हैं ये पॉजेस्ड हो चुका है। तो कह रहा सिरामिक टूल पे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो पॉजेस्ड नहीं है? मतलब बाकी प्रॉपर्टीज तो भूत बन के चढ़ी हुई है सिरामिक टूल पे, कौन कौन सी हैं? हाई हार्डनेस सिरामिक टूल पे होती है, ये तो सही कह रहा है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, भाई साहब भयंकर ब्रिटल होता है सिरामिक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल होगी, तो इसमें बी भी सही है। कह रहा हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी, बस यहीं आके रो दिए, आंसर इसका सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ब्रिटलनेस होती है, हाई ब्रिटलनेस ऑप्शन नंबर डी पे था, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है द एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड इज। अच्छा, कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। देखो गाइस इसमें आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, फिर मैं तुमसे पूछता हूं। मैं अगर तुमसे पूछूं कि दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, तीनों में से सुंदर एक्ट्रेस कौन सी है, तुम क्या आंसर दोगे? तुम क्या आंसर दोगे? बोलोगे सर तीनों सुंदर है। सुंदरता की तो कोई डेफिनेशन नहीं, हमारे हिसाब से तो तीनों सुंदर है, तीनों पिक्चर में काम के, तीनों की पिक्चरें अच्छी लगती हैं, तीनों सुंदर है ना। लेकिन मैं बोलूं ना 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 ना, कोई एक बताओ जो सुंदर, तो तुम किसका नाम लोगे? तुम उसी का ही नाम लोगे जो भैया सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद हो, या फिर जिसका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा हो, है ना। इसी तरीके से जब मैं टूल के बारे में बात करूंगा गाइस, तो ये जो टूल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ना, ये टूल, इस टूल में देखो ये देखो, ये तीन एंगल होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेक एंगल, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये होता है आप लोगों का गामा, जिसे हम रिलीफ एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टूल दिख रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा होता है आप लोगों का टूल एंगल, है ना। इस टूल का जो एंगल है इसको हम लोग बहुत नाम से जानते हैं, लिप एंगल, टिप एंगल, एज एंगल, वेज एंगल, नाइफ एंगल, है। ये सारे एंगल का नाम क्या है? टूल का ही है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो हमें किससे देखने मिलती है? हमें इस एंगल से देखने मिलती है। अब आप बोलोगे सर फिर क्या ये अल्फा और ये जो गामा है, रेक एंगल, रिलीफ एंगल, ये क्या करें? नौकरी छोड़ दें? नौकरी ना छोड़ें, इनका भी जरूरत है। लेकिन अगर किसी एक की बात करी जाएगी तो किसी एक पे तुमको अगर ताला लगाना है तो तुम लिप एंगल, टिप एंगल, एज एंगल, वेज एंगल, नाइफ एंगल, इसमें ताला लगाना, और किसी में मत लगाना। अब बोलो सर जी नहीं, हमारा हमने तो सब में देखा है। देखा है मेरे लाल, मैं खुद बोल रहा हूं। लेकिन अच्छा चलो तुम खुद ही एग्जांपल ले लो ना, ये लो, ले ले ले,
बता मेरे लाल, ये है टूल ए, ये है टूल बी, किसमें ज्यादा ताकत होगी? ऑब्वियसली टूल ए में ज्यादा ताकत होगी। क्यों? मोटा है, एंगल इसका ज्यादा है। कौन सा एंगल ज्यादा है? लिप एंगल, टिप एंगल, एज एंगल, वेज एंगल, नाइफ एंगल। आगे आंसर। ऑल दो यूज सबका होता है मेरे लाल, ये याद रखना। अगर कोई तुमसे पूछे तो हमेशा ये वाला आंसर देना कि भैया तीनों एंगल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम किसी एक एंगल के ऊपर जाना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका टूल एंगल होगा, दैट इज लिप एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कोलैप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब देखो गाइस, यहाँ पर टूथपेस्ट ट्यूब के बारे में क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों से एग्जामिनेशन में आपकी सौंदर्य प्रसाधन में यूज होने वाली ट्यूब पूछ लें, है ना भैया, वो भी तो ट्यूब में ही आती है। हो सकता है कोई आप लोगों से ऑइंटमेंट ट्यूब के बारे में पूछ ले, ये जितनी भी ट्यूब्स वगैरह बनती है ना, बोरोप्लस की ट्यूब हो गई, जो फेयर एंड हैंडसम की हो गई, कुछ लोग तो फेयर एंड लवली लगा करके काम कर ले रहे होंगे, है ना। तो ये जितनी भी ट्यूब्स वगैरह होती हैं, समझना इस बात को, ये बनाई जाती है एक्सट्रूजन प्रोसेस से। और एक्सट्रूजन में कैसा एक्सट्रूजन होता है? इंपैक्ट एक्सट्रूजन होता है। और इंपैक्ट में भी कैसा होगा? रिवर्स होगा, फॉरवर्ड होगा। रिवर्स इंपैक्ट एक्सट्रूजन से बनाई जाती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, इंपैक्ट एक्सट्रूजन आपका कैसा होगा? रिवर्स होगा। कैसा होगा मेरे लाल? रिवर्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। वाह, पहले बता दिया कि एक ब्लॉक है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है, उसका वॉल्यूम भी दे दिया 2 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फ्री व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। वाटर के बारे में, मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है पानी के बारे में पूछ रहा है, किसी और के बारे में पूछता तो थक जाते हैं, क्योंकि उसकी तो डेंसिटी पता नहीं थी। अब हमें वाटर की डेंसिटी पता है, क्या होती है मेरे लाल? 1000। क्या होता है? केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर मत लगा दियो। ओके, अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी एस की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहां पर एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.7। अब तुम एक बात बताओ, मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है। अगर इस बीकर में मैं अपने ब्लॉक को डालूं जिसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है, तो 0.7 मतलब 70% तो पानी में नीचे चला जाएगा। यहां पे कितना बचेगा? 30%। तो मतलब फ्री कितना है? 30%। और पानी के अंदर डूबा कितना है? 70%। अब भाई साहब, पानी के अंदर डूबा है 70%, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फ्री व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। तो कितना फ्री है? 30%। तो मतलब 2 का 30% कितना हो जाएगा? अरे दादा, भयंकर कठिन क्वेश्चन, 0.6, राइट। तो 0.6 दिया है, हाँ दिया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है इफ द मेटासेंट्रिक हाइट इज 5 मीटर एंड मेटासेंट्रिक रेडियस इज 10 मीटर देन द सिस्टम विल बी इन। अब देखो, यही क्वेश्चन आप लोगों से पहले पूछा गया था, तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दे दो। मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो कितनी दी है? 5 दी है। और मेटासेंट्रिक रेडियस कितनी दी हुई है? 10 दी है। मतलब जीबी की वैल्यू भी कितनी है? 5 है। तो अगर ऐसा कभी हो कि मेटासेंट्रिक हाइट या फिर मेटासेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट मरकरी इज ऑफन यूज्ड इन द बैरोमीटर बिकॉज। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें समझिए, मरकरी को हम सबसे पहले तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मरकरी इकलौता एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। मेटल है तो डेंसिटी इसकी हाईएस्ट होगी। क्या सही बात है कि नहीं है? अब अगर हाईएस्ट डेंसिटी के मटेरियल को आप यूज कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस तो नहीं फील होगा, लेकिन ये है कि बहुत वैरायटी का प्रेशर आप चेक कर सकते हो, बट साइज ऑफ द इक्विपमेंट विल बी स्मॉल। रीजन क्या है? कि हाईएस्ट डेंसिटी का मटेरियल यूज किया जा रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है मरकरी का यूज किया जाता है बिकॉज इट इज द बेस्ट लिक्विड। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेंसिटी है, रो की वैल्यू कितनी हो जाती है? 13,600। बाप रे, 13.6 टाइम्स greater than this water. Okay, the height of the barometer will be less. Its vapor pressure is so low that it may be neglected. नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। ए और बी करेक्ट होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कांट बी मेजर्ड बाय। फ्लूइड के प्रेशर को हम किस किस तरीके से या फिर किससे निकाल सकते हैं? बैरोमीटर से निकाल सकते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड मतलब एयर और गैस, याद रखना, एयर और लिक्विड, एयर ऑब्लिक गैस, राइट। और क्या हो सकता है?
लिक्विड हो सकता है। चलो, बैरोमीटर एयर के काम में आता है, बहुत अच्छे। मैनोमीटर लिक्विड के काम में आता है, बहुत अच्छे। बॉर्डन गेज मैंने आपको बताया था, जब बहुत ज्यादा हाइट होती है और तब लिक्विड को निकालना होता है तो आप इसमें प्रेशर का यूज मतलब निकालते हो। बोर गेज का यूज प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए नहीं होता है, बोर गेज का यूज किसी भी पाइप के डायामीटर को निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट the resultant pressure P of the liquid on a immersed surface will act at, क्या बढ़िया क्वेश्चन, रिजल्टेंट प्रेशर P है, इमर्स्ड सरफेस के बारे में बात कर रहा है, तो वो कहां पे लगेगा, कहां पे, एट अ पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोअर एज ऑफ द सरफेस, अपर एज ऑफ द सरफेस। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए घनघोर गलत है, ताला मत लगा देना, गलत हो जाएगा भाई। किसी भी मटेरियल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रोइड है, वो उसके वेट के लिए होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए नहीं होता, मतलब रिजल्टेंट प्रेशर के लिए नहीं होता। यहां पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट प्रेशर कहां पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे, सीपी जिसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। प्रेशर भाई बहुत प्रेशर है, ध्यान रखना, है ना, सीपी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आहा, 30 क्वेश्चन कर लिए गाइस, 30 क्वेश्चन इन जस्ट 30 मिनट्स। हाँ, देख रहे हो, इसी स्पीड से चले तो भाई 100 क्वेश्चन 100 मिनट में डन है, ठीक है। चलो, तो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है, थोड़ा मोटिवेशन आया होगा, एक और मोटिवेशन ले लो, दैट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो, एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। एक्चुअली में ऐसा है, खुद पे भरोसा तो करो। तुम लोग को भरोसा नहीं होता क्या, छोटे बच्चे के ऊपर ये वाला पॉइंट आता है, नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसका भरोसा तोड़ने के लिए कोई नहीं होता। 4 लोग तुम्हारे आसपास होते हैं, बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, और तुम मान भी लेते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यही गलत है। तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना है, मुझसे हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा। आज कल परसों सुबह शाम रात दिन, उठते बैठते खाते पीते दोस्त से बात करते कुछ भी करते, हर टाइम ये बात बोलो, मुझसे हो पाएगा और मैं ही करूंगा, मुझसे हो पाएगा और मैं ही करूंगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप को भरोसा दिलाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, तब तुमसे हो पाएगा। 4 लोग जो तुमसे कहते हैं ना बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, और तुम हर बार रिप्लाई दो मुझसे हो पाएगा और मुझसे ही हो पाएगा, कुछ टाइम के बाद वही कहने लग जाएंगे भाई उससे हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बता रहा है उससे हो जाएगा। तो बस ये कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द प्रेशर डैश एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, इंक्रीज ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो ना, प्रेशर क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, देन क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जितनी ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर, जितनी कम डेप्थ उतना कम प्रेशर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा था इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट अ डेप्थ h इज इक्वल टू, अब देखो वही फॉर्मूला आ गया, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट अ डेप्थ h इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, यही निकालते हैं। अब इन्होंने मुझसे क्या पूछ लिया है, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर के बारे में, तो क्या हो जाएगा, रो जी को मैं क्या बोलता हूं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलता हूं, स्पेसिफिक वेट बोलता हूं, डेंसिटी बोलता हूं, फोर्स बोलता हूं, डेंसिटी फोर्स बोलता नहीं, डी और सी और डी तो कट गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं होता क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी होता है, तो आंसर क्या बचा है, स्पेसिफिक वेट। हो सकता है यहां पर स्पेसिफिक वेट की जगह वेट डेंसिटी लिख दे, तो भी याद रखना वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट दोनों सेम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजी, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड इन, बेसिकली मैच प्लेट पैटर्न का यूज कहां किया जाता है, तो जब भी कभी आप लोग मैनुअल कास्टिंग ना करके मशीन के थ्रू कास्टिंग करते हो, उस समय मैच प्लेट पैटर्न का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ना कि भाई मशीन पे जो तुम सेट कर रहे हो वो बिल्कुल जो कोप एंड ड्रैग होता है ना, वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैच प्लेट पैटर्न का, तो मशीनिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ग्रीन सैंड मोल्डिंग नहीं, ये मैन वाली है, मैनुअल प्रोसेस होती है, ठीक है। पिट मोल्डिंग ये भी नहीं है, बेंच मोल्डिंग भी नहीं है, मशीन मोल्डिंग पे है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is saying that in which of the process the cross section of the metal is reduced by forcing it to flow through a die अंडर हाई प्रेशर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हाई प्रेशर बोल दिया और मेटल का जो क्रॉस सेक्शन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं बाय फोर्सिंग इट टू फ्लो थ्रू अ डाई, तो भाई ऐसा कब होता है, एक्सट्रूजन के प्रोसेस में होता है, तो इसमें क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहां पर सब कुछ सही था,
अगर मटेरियल फ्लो नहीं हो रहा होता ना तो तुम फोर्जिंग पे भी ताला लगा सकते थे, लेकिन फोर्जिंग पे इसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस नहीं होता, इसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है ना, डायमीटर बढ़ता है क्योंकि फोर्जिंग कंप्रेस करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, ये आंसर भी सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सही है। समझो, फॉर्मिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर रोलिंग, जिसके अंदर आप लोगों का फोर्जिंग, आप लोगों का शीट मेटल ऑपरेशंस, शीट मेटल भी नहीं, एक्सट्रूजन प्रोसेस, ये सब आ जाता है। तो फोर्जिंग एक ओवरऑल हो गया, और एक्सट्रूजन क्या है, मोर प्रिसाइज हो गया। इट जस्ट लाइक अगर मैं तुमसे पूछूं कहां रहते हो, तुमने बोला इंडिया है, इंडिया में तो रहते ही हो। अगर मैं तुमसे और अच्छे से पूछूं सर जी कहां रहते हो, तुम बोले पटना। अब पटना बोलने में तुमने पता ही क्या क्या बता दिया, तुमने बता दिया पटना, वो कहां है, बिहार में। बिहार कहां है, इंडिया में। कितना प्रिसाइज हो गए। तो तुम इंडिया भी बोल सकते थे, तो इंडिया तो आंसर सही है, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या है, पटना, राइट। इसी तरह दोनों आंसर सही है, मोर प्रिसाइज क्या है, एक्सट्रूजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस, इनमें से कौन सा टाइप होता है, डायरेक्ट प्रोसेस होती है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन होता है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन भी होता है, इंपैक्ट एक्सट्रूजन भी होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं, इन व्हिच एक्सट्रूजन प्रोसेस द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ मेटल इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द रैम, डायरेक्ट। भाई कह रहा है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो और डायरेक्शन ऑफ द रैम दोनों सेम हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन भी बोलते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सट्रूजन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिंग रोलिंग इज यूज्ड टू, बेसिकली रिंग रोलिंग का काम क्या है। रिंग रोलिंग में गाइस हमारा काम है डायमीटर को बढ़ाने का, रिंग रोलिंग, ठीक है, रिंग है ना, डायमीटर को बढ़ाने का काम है, लेकिन मटेरियल तो नहीं है। जब तुम डायमीटर बढ़ाते हो तो रिंग की जो थिकनेस है अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहा है टू रिड्यूस द थिकनेस एंड इंक्रीज द डायमीटर, ऑप्शन नंबर ए ही मुझे मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाकी सब गलत है, पढ़ लेना सब गलत होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थ्रेड रोलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू, अब देखो थ्रेड रोलिंग रेस्ट्रिक्टेड टू बोल रहा है, मतलब कि थ्रेड रोलिंग कहां पर काम नहीं कर सकती, या फिर थ्रेड रोलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दिस पार्ट, मतलब कि थ्रेड रोलिंग सिर्फ इस जगह पे काम कर सकती है ना, सिर्फ इस जगह पे, तो भी हम रेस्ट्रिक्टेड लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आई एम रेस्ट्रिक्टेड टू वॉकिंग, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं वॉक नहीं कर सकता, इसका कहने का मतलब है मैं सिर्फ वॉक कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ पे बोला थ्रेड रोलिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू फेरस मटेरियल्स, नहीं, डक्टाइल मटेरियल्स, यस, हार्ड मटेरियल, नो, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। फेरस मटेरियल मैंने क्यों नहीं लगाया, देखो फेरस में डक्टाइल भी होगा और हार्ड मटेरियल भी होगा, बट मोर प्रिसाइजली आंसर में क्या होगा, डक्टाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ, देखो गाइस अगर मैं सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में बात करूं तो जिसकी टेम्परेचर रेंज होती है वो कितनी होती है, तो वो हम लोग वर्क करते हैं अप्रोक्सीमेटली 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये जा सकती है अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। लेकिन सोल्डरिंग आप बेसिकली 200 से 250 के बीच में करते हो, तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोरोसिटी इन वेल्ड मे बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहा है कि पोरोसिटी किसकी वजह से हो सकता है ये नहीं बताना, एक्सेप्ट बताना है। एक्सेप्ट कहने का मतलब क्या हो जाता है मेरे लाल, किसकी वजह से नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है, राइट। तो पोरोसिटी क्या है, जब आप लोगों के एयर बबल्स बन जाते हैं आपकी वेल्डिंग में तो हम इसे पोरोसिटी बोलते हैं। तो ट्रैप्ड गैसेस की वजह से आप लोगों की बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। केमिकल रिएक्शन होगी, फ्यूम्स उठेंगे, उनकी वजह से भी बन सकते हैं। कॉन्टामिनेंट्स, अगर कॉन्टामिनेंट्स आ गए तो भी पोरोसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। लैक ऑफ फ्यूजन से नहीं आएगी, लैक ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब हो जाता है कि मटेरियल है वो इतना ज्यादा मेल्ट ही नहीं हुआ कि उस जगह तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश कास्ट आयरन हैज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखो गाइस डैश कास्ट आयरन में अगर बोला जाए तो कौन सा होता है, इसको हम लोग डक्टाइल कास्ट आयरन भी बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं नॉड्यूलर कास्ट आयरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग डक्टाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डक्टाइल, डक्टाइल कास्ट आयरन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हार्डनेस ऑफ सीमेंटाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ BHN, देखो BHN का मतलब होता है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, ठीक है, क्या होता है, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। अब यहां पर इन्होंने पूछ लिया सीमेंटाइट के बारे में, इसमें से अगर आंसर लगाना हो तो पहले तो आप ये समझ लो कि इसका सीमेंटाइट का जो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 550 के करीबन होता है।
अब यहां पे जो ऑप्शंस दे रहे हैं 200, 300, 400, नन ऑफ दी अबव। अब 400 और 550 के बीच में 19-20 का फर्क नहीं भैया, 150 का फर्क है। 19-20 का फर्क है नहीं, 150 का फर्क है। तो 400 मत लगा देना। इसमें करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी। सीमेंटाइट के बारे में पूछा जाएगा, ब्रेनल हार्डनेस नंबर, मतलब ये कितना हार्ड है और इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है? 550। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश टेस्ट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब जो तोड़फोड़ ना कर रहा हो। ठीक है, इंपैक्ट टेस्ट में तोड़फोड़ होती है, क्रीप टेस्ट में तोड़फोड़ होती है, रेडियोग्राफी वेव्स भेज करके कहां तोड़फोड़ होगी? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इम्प्रॉपर राइजर में गिव राइज टू अ डिफेक्ट ऑफ। अब देखो गाइस, जब भी कभी इम्प्रॉपर होता है तो इम्प्रॉपर राइजर होने की वजह से आप लोगों को जो मटेरियल है वो एक्चुअली उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसे पहुंच करके सॉलिडिफाई होना था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्ट नहीं बोलते, पेनिट्रेशन नहीं बोलते, पोरोसिटी नहीं बोलते, बचा क्या? मिस रन। सिम रन, मिस रन, भाग सिमरन भाग, बोला था ना। तो सिमरन तो भाग रही थी, लेकिन यहां पे सिमरन का मिसरन हो गया है, मतलब जो भाग रही थी ट्रेन मिस हो गई, जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाए, तो मिस हो गया, तो मिस रन हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कास्टिंग डिफेक्ट कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर फिलिंग ऑफ द मोल्टन मेटल। अब देखो गाइस, जब भी कभी इम्प्रॉपर फिलिंग होती है तो मैंने अभी अभी बताया था कि भैया जहां तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच पाए, मिस हो गई ट्रेन। किसकी? सिमरन की। तो वो क्या बन गई? मिश्रण बन गई। ऑप्शन में होना चाहिए, है, देख लो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे द पर्पस ऑफ द गेट इज टू। भैया गेट क्यों लगाया जाता है? तुम्हारे घर में गेट क्यों लगाते हैं? हाँ बताओ ना, घर में दरवाजा क्यों लगाए हो? अरे जो तुम सोच रहे हो वही है, इजिली आ जा सको, है ना, इजिली, आराम से। मतलब ऐसा ना हो कि तुम आ रहे हो और आने में दिक्कत हो रही है, मतलब तुम्हारे घर में दरवाजा ही नहीं, तुम्हारे घर में गेस्ट आए, खिड़की से बुला ले रहे हो, आंटी जी चढ़ाइए यहीं से। आंटी जी मेहनत कर रही है, अरे भैया घुटने में दर्द है, हम चढ़ नहीं सकते हैं, मम्मी को बुला दो। है, घर में गेट क्यों लगाते हैं? ताकि तुम आराम से आ जा सको, है ना। इसी तरीके से कास्टिंग में गेट क्यों बनाया जाता है? ताकि तुम मॉल्टन मेटल को आराम से फीड दे सको। फीड देने का मतलब क्या होता है? उसको आराम से पहुंचा सको उस जगह तक, उस मॉल्ट कैविटी तक पहुंचा सको, है ना। जब गेट लगा होगा तो क्या चोट चपाट लगने का डर होगा? नहीं होगा। तो सॉलिडिफिकेशन भी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए गेट का यूज करते हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है फीड द कास्टिंग, ये देखो पहले लिख दिया, एट अ रेट consistent with the rate of solidification। ऑप्शन नंबर है एब्सोल्युटली सही है। एक्ट एज अ रिजर्वायर काट दो, हेल्प फीड द कास्टिंग, ये भी आधा सही है। until all solidification takes place ना। कह रहा है फीड molten metal from the pouring basin, अरे नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी पे ताला मत लगा देना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट। मैक्सिमम प्रेशर सेम है और हीट इनपुट है, उसके लिए मोस्ट एफिशिएंट साइकिल कौन सी होती है? डीजल। आंखें बंद करके लगाना, डीजल। ठीक है, सुनो, यहां पर नोट्स बना करके लिख लेना। अगर कभी भी यहां पे लिखा हो सेम कंप्रेशन रेशियो, क्या लिखा हो मेरे लाल? सेम कंप्रेशन रेशियो। अगर कहीं पे सेम कंप्रेशन रेशियो लिखा हुआ है ना, तो याद रखना ऑटो साइकिल सबके पप्पा हैं। क्या है? ऑटो साइकिल सबके पप्पा है। और अगर सेम कंप्रेशन ना लिख करके कुछ भी लिख दे, ए बी सी डी कुछ भी लिख दे, डीजल साइकिल सबके पप्पा है। याद रहेगा, याद रहेगा। सेम कंप्रेशन रेशियो देखना, ऑटो साइकिल सबके पप्पा, आबा ज्यादा कुछ भी लिखा हो, डीजल साइकिल सबके पप्पा। राइट, अब यहां पे क्या सेम कंप्रेशन रेशियो था? नहीं था, सीधा आंखें बंद करके डीजल पे ताला लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कैरनॉट साइकिल रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250K एंड 300K। ओके, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर है तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर देख लेते हैं। आप लोग आंसर दो, मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या होता है? टी लोअर डिवाइडेड बाई टी हायर माइनस टी लोअर। टी लोअर कितना दिया हुआ है? 250। टी हायर कितना दिया है? 300 माइनस 250 करूंगा, यहां से मुझे मिल जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 50। आंसर कितना आएगा? 5। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द वेट स्टीम फ्लोज, ओके, वेट स्टीम फ्लोज थ्रू अ थ्रॉटल वाल्व।
and remains wet at the exit. क्या सही चीज बोल रहा है भाई साहब, है कह रहा वेट स्टीम है, थ्रॉटल वाल्व से जा रहा है, और थ्रॉटल वाल्व से जा रहा है और बाद में जब एग्जिट हो रही है तो भी वो वेट ही है, तो क्या होगा? तो देखो गाइस, इसमें याद रखना, जब भी कभी थ्रॉटल वाल्व से मटेरियल निकलेगा, ठीक है, वेट स्टीम के बारे में अगर मैं बात करूं थ्रॉटल वाल्व से, तो इस समय इसका जो टेम्परेचर है वो तो जरूर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में आपको बता दूं इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। टेम्परेचर एंड क्वालिटी बोथ इंक्रीजेस, काट दो, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बट क्वालिटी इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी, बाकी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, ओहो म्यू के बारे में बात कर रहा है, ठीक। नोटेशन गिवन बाय, अगर तुमको याद नहीं है तो याद कर लो, इसका टैटू बनवा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये दो टर्म ऐसे हैं जिसके डायमेंशन फॉर्मूले तो टैटू बनवा लेने चाहिए इंसान को अगर याद नहीं होते तो। इसका आंसर होगा ml-1 t-1। कैसे निकालते हैं देखो, डायनेमिक विस्कोसिटी हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसकी है वैल्यू, फोर्स की, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ml-t-2, ठीक है। सेकंड को मैं किससे लेता हूं, टी से, और मीटर स्क्वायर को मैं किससे लेता हूं, एल स्क्वायर से। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ml-1 t-1, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। ओके, अरे दादा 50 क्वेश्चन हो गए, जस्ट 46 मिनट, जलवे खींच रहे भाई सब लोग हैं। गुलाबी दिल के साथ आंसर देते रहना, और गाइस अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं ना तो लाइक जरूर करना, और सबको शेयर किया करो यार, जितने भी सारे दोस्त हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भैया अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। आप लोग कहते हो कंपटीशन बढ़ेगा, बढ़ाओ, रियल टाइम फील पर आओ। तुमको बिलीव नहीं होगा, जब मैं अपने कॉलेज में था, अपने कॉलेज का टॉपर था, हमेशा टॉप 5 में रहता था, लेकिन जब मैं पहली बार कंपटीशन फाइट करने के लिए आया, भैया मेरा तो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे, तब मुझे पता चला कि भैया हम तो अपने जगह के राजा हैं, जैसे कहते कुएं के राजा थे। जब समंदर में निकले तो पता चला कि भैया हम तो इतनी सी जगह में थे, तो समंदर में निकले तो पता चला कि भैया हमसे भी बड़े बड़े लोग बैठे, है ना। और फिर उनसे कॉम्पीट करने के लिए जब मेहनत जज्बा आता है ना, तब मजा आता है। लेकिन उनसे कॉम्पीट कब करोगे, जब तुम उनसे मिलोगे, जब तुम्हें पता चलेगा भैया मुझसे ज्यादा आगे जा रहा है, थोड़ा और मेहनत करनी है। तो शेयर किया करो सेशन को, है ना, जितने ज्यादा से ज्यादा। मैं तो कहता हूं तुम अपने कॉम्पिटिटर को अपने साथ बैठाया करो, उसको बोल भाई तू भी देख, लेट्स सी किससे कितने लोगों के ज्यादा करेक्ट आंसर होते हैं, तब आएगा असली मजा कंपटीशन का। स्मार्ट वे में कंपटीशन करेंगे ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा हाई वेलोसिटी इन द कंडक्ट ऑफ अ लार्ज साइज इज नोन एज, हाई वेलोसिटी बोल रहा है ऑफ लार्ज साइज, तो भाई लार्ज साइज कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़े स्तर पर है, और हाई वेलोसिटी है, तो उससे क्या मिलेगा, लेमिनार फ्लो, बिल्कुल नहीं, क्या मिलेगा, टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर ऑफ द अबव, है ना, ये गलत आंसर होगा, क्योंकि हाई वेलोसिटी नहीं मिलती आपको लेमिनार फ्लो पे, है ना, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें याद रखना लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हम लोग किससे देखते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर से देखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम है तो ये क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, 2000 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर तो लेमिनार फ्लो, 4000 से ज्यादा है तो आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा माइनर लॉसेस इन अ पाइप फ्लो आर दोज लॉसेस, हैं बोल दो माइनर लॉसेस। भाई मुझे देख के बड़ा अजीब लगता है। तुम लोग को पता है, जब भी कभी कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड पाइप में फ्लो हो रहा होता है ना, जब भी कभी कोई भी फ्लूइड पाइप में फ्लो होता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, 95% जो लॉस है ना, वो मेरे लाल होता है फ्रिक्शन की वजह से, जिसको हम लोग मेजर लॉस बोलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। और हमारे साइंटिस्ट लोग हैं इस फ्रिक्शन का कुछ नहीं कर सकते, मतलब 95% लॉसेस का तो कुछ नहीं होने वाला।
और अगर 95% लॉसेस का कुछ नहीं होगा तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 95% को हम देखेंगे नहीं, माइनर लॉसेस के बारे में बात करेंगे जिससे 5% है। और इसके लिए भी इतनी थ्योरी दी है ना इन्होंने, इतनी थ्योरी दी है कि भाई पूछो मत, है ना, बहुत ज्यादा थ्योरी दी है, भयंकर वाला। अब माइनर लॉसेस होते कब है? मान लो पाइप जा रहा था, सीधे जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, मुड़ गया है, पाइप बेंड हो गया, उस समय हो जाता है। रास्ते से जा रहे थे, पाइप इतने डायमीटर का था, मैंने फिर बाद में डायमीटर बढ़ा दिया, सडन इनलार्जमेंट हो गया। पाइप बड़ा था, बाद में जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा छोटा पाइप लगा दिया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बस इसी के ही लॉसेस को देख लेते हैं और कहते हैं हमने तो बहुत स्टडी करी है, हमें तो अपने माइनर लॉसेस को और माइनर करना है। 5% कम करके क्या कर दोगे? 1% भी कर लिए तो भी 95% तो नहीं रोक सकते ना। माइनर लॉसेस, ठीक है। ओके, विच आर इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल, है क्या? इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल, हाँ बात तो सही कह रहा, माइनर लॉसेस इन अ पाइप फ्लो आर दोज व्हिच आर इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल, बात तो सही है, ठीक। ओके, व्हिच कैन बी नेग्लेक्टेड ऑलवेज, नहीं नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। कॉज्ड बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ना ना ना, फ्रिक्शनल की वजह से कौन से आते हैं? मेजर आते हैं मेरे लाल, ठीक है, मेजर। ओके, कॉज्ड बाय द लोकल डिस्टर्बेंस ड्यू टू द पाइप फिटिंग, आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाना। ये तो ठीक है लेकिन ऑप्शन नंबर डी ज्यादा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट सुटेबल थ्योरी ऑफ फेलियर फॉर ब्रिटल मटेरियल इज, ब्रिटल मटेरियल के लिए मोस्ट सुटेबल थ्योरी कौन सी होगी? मैंने आप लोगों को बताया था डक्टाइल इज वीक इन एंड ब्रिटल इज वीक इन। तो ब्रिटल किसके लिए वीक होता है? ब्रिटल इज वीक इन टेंशन एंड डक्टाइल इज वीक इन शियर। तो जो चीज जिसके लिए कमजोर है ना उसकी थ्योरी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। भाई तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है, तुम उससे ज्यादा ध्यान में दोगे या फिर जो चीज तुम्हारी स्ट्रांग है तुम उस पर ध्यान दोगे? अच्छा चलो तुम ये बोल दो नहीं जो मेरा फेवरेट है वही पढ़ूंगा, जो स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम समझ रहे हो इसलिए। मैं तुमसे ये बोलता हूँ, मान लो तुम्हारे दो पैर हैं, एक पैर में चोट लगी है और एक बिल्कुल सही सलामत, दवाई किस में लगाओगे? जो सही है ना उसमें लगा लो, जा जा लगा लो जाओ। जो सही पैर है उसी में दवाई लगाना है ना, किस में लगाओ भाई? जिसमें चोट लगी। तो ब्रिटल मटेरियल को चोट किससे लगती है? नॉर्मल से, मतलब टेंशन से। तो यहां पर जब भी कभी हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो हम किसकी थ्योरी पढ़ेंगे? टेंसाइल टेस्ट की या फिर नॉर्मल स्ट्रेस की, है ना, नॉर्मल स्ट्रेन की, इन सब की हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी काट दो, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कनेक्टिंग अ फ्लैंज कपलिंग टू अ शाफ्ट इज लाइकली टू फेल इन, शाफ्ट और जो फ्लैंज कपलिंग होती है उसके बीच में जो फेलियर होता है वो हमेशा शेयर की वजह से होता है, देख लेना। इसका आंसर शेयर, ऑप्शन नंबर सी। टेंशन आप लोगों को लग सकता है बट टेंशन से नहीं होता मेरे लाल, टेंशन दोगे तुम दो फ्लोर में तब जाकर के तुम्हें वहां पर क्या मिलेगा? तब जाकर के तुम्हें वहां पर तुम्हारा शेयर का फेलियर मिलेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन बिलोंग्स टू। अब देखो एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूं। एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मिक वेल्डिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कार्बोराइजिंग वेल्डिंग एक तरीके की गैस वेल्डिंग होती है जिसमें ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग हम इसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है और जो एसिटिलीन है वो ज्यादा होता है कार्बोराइजिंग में। टीआईजी को हम लोग बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और एमआईजी को हम बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये दोनों की दोनों आर्क वेल्डिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है अवेलेबिलिटी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो गाइस अवेलेबिलिटी फंक्शन जो होता है वो दो चीजों से निकाला जाता है। अवेलेबिलिटी फंक्शन कहने मतलब मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या हो सकता है? मैक्सिमम हीट कैपेसिटी से जो तुम निकालते हो डीयू प्लस पीवी, राइट, वही तो है। लेकिन साथ में कुछ लॉसेस भी तो होते हैं, मैंने लिखा था मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल माइनस इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है? एंट्रोपी की वजह से, बस इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यू प्लस पी पी यू प्लस टी एस, पी यू लिख दिया तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है यू प्लस पीवी प्लस टी डी एस, यहां तक तो सही था, प्लस नहीं होता ये साइन माइनस का होता है तो ये भी गलत है। यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ स्टीम एंड अदर वेपर साइकिल्स, कह रहा है स्टीम और अदर मतलब वेपर साइकिल नहीं है सारी की सारी, ठीक। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नॉन कंडेंसेबल इज नोन एज डिएरेशन। डिएरेशन की प्रोसेस जो होती है ना उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंडेंसेबल। जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी आप लोगों के गैसेस होती है नॉन कंडेंसेबल, जो कंडेंस नहीं हो सकती, जो अगर वेपर फॉर्म में है तो वेपर पे ही है ना, जैसे एलपीजी, एलपीजी कंडेंसेबल है तो भाई गैस ही,
लेकिन कंडेंस करके लिक्विड बना दिया। तो जो कंडेंस नहीं हो सकती उसको हटाने के लिए जिसका हम यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को, उसको हम डिगरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्कैवेंजिंग की प्रोसेस, स्कैवेंजिंग होती है हमारी आईसी इंजन पे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टू स्ट्रोक आईसी इंजन पे स्कैवेंजिंग की प्रोसेस करते थे। ये एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर भगाने के लिए की जाती है। एग्जॉस्ट प्रोसेस तो आईसी इंजन में होती है एग्जॉस्ट के लिए। और कंडेंसेशन प्रोसेस बोलने का मतलब होता है जब आप वेपर से लिक्विड बनाते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहे द स्टीम इन अ बॉयलर ड्रम इज ऑलवेज। अब देखोगे इस बॉयलर ड्रम के बारे में बात कर रहा है ना। अगर तुम परफ्यूम की दुकान में काम करते हो तो परफ्यूम ही परफ्यूम महकेगा तुम्हारे साथ। अगर तुम किसी तबेले में काम करते हो तो गाय भैंस की महक आएगी। इसी तरीके से अगर स्टीम बॉयलर के अंदर है और बॉयलर में जहां पर वाटर भी है और स्टीम भी है तो 99% बॉयलर ड्रम के अंदर जो तुमको स्टीम मिलेगी वो कैसी होगी, वेट। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एन इकोनोमाइजर इज इंस्टॉल्ड इन द बॉयलर प्राइमरली टू। कह रहे इकोनोमाइजर हम बॉयलर पे क्यों लगाते हैं। इकोनोमाइजर नाम में ही है इकोनॉमी, किफायती, किफायती के लिए हम लोग लगाते हैं। अब भैया किफायती कैसे हो सकता है, तो इकोनोमाइजर लगाने से जो हमारा कंजम्पशन है फ्यूल का वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, चलो सुपर हीट एट द स्टीम, नहीं सुपर हीटर यूज होता है। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन 60 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय फीड वाटर टू द हीट सप्लाइड बाय फ्यूल इन अ गिवन टाइम इज नोन एज कह रहे हीट मिल रही है और उस हीट को जो मिल रही है उसके लिए, मतलब जो हीट मिल रही है किसमें हीट मिल रही है, वाटर फीड वाटर पे हीट मिलेगी तो स्टीम बनाएगा। पानी गर्म करोगे तो क्या बनेगा, रसगुल्ला, नहीं स्टीम ही तो बनेगा ना। तो स्टीम बना रहा है तो आउटपुट क्या है, स्टीम। और उसके लिए तुम क्या करो, हीट दे रहे हो बाय फ्यूल, है ना। फ्यूल से तुम हीट दे रहे हो तो मतलब फ्यूल से हीट गया तो इनपुट क्या है, फ्यूल। आउटपुट क्या है, स्टीम। कौन करेगा, बॉयलर करेगा। देख लेना कहीं बॉयलर लिखा है क्या, बॉयलर। ये लो आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझो ना क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो समझते नहीं हो यार। बस सिंपल सी बात है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, फीड वाटर, तो क्या मिलेगा, स्टीम ही तो मिलेगी। स्टीम कहाँ पे निकाली जाती है, स्टीम ले रहे हो, हीट दे रहे हो, काम तो बॉयलर का है, तो एफिशिएंसी का तो फॉर्मूला लिखा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के पहले लिखा होगा भैया बी अ वॉरियर नॉट वरियर, है। क्या बात है, क्या सही लाइन लिखी है भाई। चिंता नहीं करनी है, चिंतित व्यक्ति मत बनो, वॉरियर बनो, वॉरियर लड़ने वाले बनो, अपने डर से लड़ने वाले बनो। वॉरियर बनो अपने डर के खिलाफ, वॉरियर बनो नेगेटिविटी के खिलाफ, वॉरियर बनो उस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के खिलाफ। तब देखो सारी चीजें होंगी। Why to worry? Just smile and let's come to the next question. आहा, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, डीजल साइकिल क्या कंसिस्ट करती होगी, मेरे को क्या, कुछ तो कंसिस्ट करती है। क्या करती है, सबसे पहले आगे बढ़ती है एडियाबेटिक की प्रोसेस, फिर कांस्टेंट प्रेशर, फिर एडियाबेटिक, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम। दो एडियाबेटिक, एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम। चेक करो, ऐसे बनता है इसका डायग्राम। ये P, ये V, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे जोड़ दो, राइट। ऐसा डायग्राम होता है। ये क्या होती है, PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट। मतलब कि ये डीजल साइकिल है, टू एडियाबेटिक टू कांस्टेंट वॉल्यूम, टू एडियाबेटिक टू कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होती है ऑटो साइकिल, तो ये तो होगा नहीं। टू एडियाबेटिक टू कांस्टेंट प्रेशर, ये आप बताओ। ऑप्शन दे देता हूं, एरिक्सन, ब्रेटन, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग भी हटा दो, स्टर्लिंग में आओगे नहीं, उसी पे ही दे दो। समझ गया ना, टू एडियाबेटिक। अब देखो एडियाबेटिक में तुमको देखना पड़ेगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक और टू कांस्टेंट प्रेशर, ब्रेटन पे चले जाओ, है ना। फिर उसके बाद टू एडियाबेटिक्स, वन कांस्टेंट प्रेशर, वन कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अभी सिखाया है, अभी सिखाया है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक और टू कांस्टेंट प्रेशर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। देख लो अभी बोल रहा था मैं, टू एडियाबेटिक टू कांस्टेंट प्रेशर। ब्रेटन पे चले जाओ, चले गए ब्रेटन पे, ये लो आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ, व्हाइट मेटल का जो एलॉय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैट, बिल्ली, कैट।
याद रखिएगा, व्हाइट मेटल मतलब कैट, ठीक है। सी से कॉपर, ए से एंटीमनी, टी से टिन, कैट। कहीं पे होगा ऑप्शन, कॉपर जिंक काट दो, कॉपर टिन दो है, ए नहीं है काट दो, कॉपर टिन जिंक CTZ बन रहा है, ये नहीं है, कॉपर टिन एंटीमनी CAT, ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रिक अच्छी है ना, कैट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा प्रेशर ऑफ अ कोबाल्ट एंड स्टील, अच्छा कोबाल्ट में कोबाल्ट जो है स्टील में इंप्रूव क्या करता है। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो गाइस कोबाल्ट जो होता है ना वो बेसिकली मटेरियल को ब्रिटल बनाता है, और अगर मटेरियल में ब्रिटलनेस बढ़ेगी तो मटेरियल में हार्डनेस बढ़ेगी, और मटेरियल में हार्डनेस बढ़ेगी तो मटेरियल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन, कटिंग एबिलिटी कम कर देता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है इतना नहीं, क्रोमियम यूज करते हैं हम स्टील में कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, तो ये भी काट दो, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन अ बॉयलर शेल इज यूजुअली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब भी कभी आप लोग लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स बनाते हो और वो भी किसमें, बॉयलर शेल पे, तो आप लोग रिवेटेड जॉइंट का यूज करते हो और साथ में ऐसी कैपिंग भी पहनाते हो, सो दैट आप लोगों का जो रिवेटेड जॉइंट है वो खत्म ना हो, मतलब टूटे ना जल्दी, इसके लिए, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर जी रिवेटेड जॉइंट तो यूज नहीं कर सकते, तो क्या करें, मान लो वेल्डिंग करनी है, अगर तुम रिवेटेड जॉइंट यूज नहीं कर रहे हो तो वेल्डिंग करोगे, और वेल्डिंग में जो बिल्कुल रिवेटेड जैसा दिखता है वो कौन सा जॉइंट है, बट जॉइंट, कौन सा है, बट जॉइंट, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, बट जॉइंट का, विद 2 कवर प्लेट्स, जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, 2 कवर प्लेट्स, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा था फायरिंग ऑर्डर ऑफ द 6 सिलेंडर इंजन इज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सच में एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता हूं, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हें फायरिंग ऑर्डर बताना और 6 सिलेंडर का है, और ये कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है अलग अलग AJE एग्जामिनेशन में, किसमें, अलग अलग AJE एग्जामिनेशन में। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लो, हाँ मैं याद बताऊं मैंने कैसे याद करा है, मैंने एक नंबर के तरीके से याद कर लिया, 153 624, हाँ पहले पहला होगा, फिर पांचवा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर छठवां होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, ठीक है। ओके 162 काट दो, 153 दिख रहा है, 125 132, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा कॉन्सेप्ट ऑफ कैथोड क्लीनिंग इज एसोसिएटेड विद, कैथोड क्लीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोड रॉड को ही खुद क्लीन कर देना, कब पॉसिबल होता है, रिवर्स पोलैरिटी में पॉसिबल होता है, कब किया जाता है, जब आप लोग वेल्डिंग कर रहे हो, कौन सी, आर्क वेल्डिंग, आर्क में भी कौन सी वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं, प्लाज्मा आर्क काट दो, TIG वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को यहां पर 3 चीजें पता चल रही हैं। पहली चीज ये कि सर्कुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरी चीज बॉयलर से क्वेश्चन आएगा, और तीसरी चीज कितने बॉयलर हैं उनके बारे में हम जान लेंगे अभी, ठीक है। तो गाइज यहां पर आप लोगों को बता दूं, लेमॉन्ट बॉयलर हो गया, विल्सन बॉयलर हो गया, बेंसन बॉयलर हो गया, और वेलॉक्स बॉयलर हो गया, ये सारे के सारे फोर्स्ड सर्कुलेशन है। एक बॉयलर होता है जिसे हम कहते हैं कॉकरन बॉयलर, वो आपका नेचुरल सर्कुलेशन में होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में भी यही दिखाई देंगे जो मैंने आपको बताया है, रीजन वाइज मैंने वो ऑप्शंस इसमें डाले हैं जो आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है अ टैंक कंटेनिंग, ओहो टैंक कंटेनिंग एयर स्टोर्ड इज air is stirred by a paddle wheel, the work input to the wheel is 14,000, okay, the heat transfer to the surrounding from the tank is 5,000, the change in internal energy of the system will be। सबसे पहले तो ये देखो कि भैया साइन कन्वेंशन कहां कहां लग रहा है, राइट, साइन कन्वेंशन कहां कहां लग रहा है, जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा तब तक तुम आंसर नहीं दे सकते, राइट। ओके अब सबसे पहले साइन कन्वेंशन के पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम इसमें सिस्टम किसको मानोगे। अ टैंक कंटेनिंग एयर इज स्टिर्ड बाय अ पैडल व्हील, मतलब एयर इज द सिस्टम, पैडल व्हील से वर्क किया जा रहा है, वर्क इनपुट टू द व्हील, और व्हील किस में जाएगा, एयर में,
तो मतलब W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्क इनपुट मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, लिखो 14,000, 14,000 है ना, हाँ ओके। हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, हीट रिजेक्शन हो रहा है मेरे लाल, हीट रिजेक्शन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो Q की वैल्यू डेल्टा W और डेल्टा Q मुझे पता चल गया, Q की वैल्यू है -5,000, सब माइनस में ही है क्या। इंटरनल एनर्जी ये तो पॉजिटिव ही आएगी, क्यों भाई, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा Q माइनस ऑफ डेल्टा W, यही होगी ना कि कुछ और होगा। द वर्क इनपुट टू द व्हील इज, हाँ तो वर्क इनपुट टू द व्हील हो रहा है 14,000, तो ये भी W आपका माइनस में चला गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ओके 5,000 है, ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम द 5,000, ओके फ्रॉम द टैंक, टैंक से हीट रिजेक्ट हो रही है, तो ये भी माइनस में चला गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं, तो आप लोगों को पता है ये कितना दिया हुआ है, -5,000, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे डेल्टा U निकालना है, ये क्या है, -14,000। अब ये -14,000 इधर लेकर क्या होता है, कितना हो जाएगा, +14,000, ठीक है। और ये क्या है, -5,000, तो यहाँ से डेल्टा U आपको मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा, +9,000, 9K, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी। देखो स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया और एंट्रोपी है, तो ये तो नहीं होगी, 4 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, बचा क्या, डी। अब यार देखने में ही सबसे पहले मुझे ये दिख गया, तो मैंने कुछ और चेक ही नहीं करा, मैंने इसमें से ही आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट मटेरियल रिस्पांसिबल फॉर आर्क स्टेबलाइजिंग इन आर्क वेल्डिंग विल बी, तो आर्क स्टेबलाइजिंग के लिए आप लोग किसका यूज करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड का। ये क्या होता है स्टेबलाइजिंग के लिए, स्टेबलाइजिंग, ठीक है ओके। क्रोमियम और निकल ये दोनों चीजें होती हैं स्ट्रेंथ के लिए, क्रोमियम और निकल मिला दो तो कमजोरी को कहते हैं, चल निकल यहां से। और कैल्शियम फ्लोराइड ये होती है विस्कोसिटी के लिए, मतलब फ्लूइड की विस्कोसिटी कैसी होगी, फ्लूइड मतलब मॉल्टन मेटल की, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी के लिए जो यूज कर रहे हैं स्टेबलाइजिंग के लिए, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज हैविंग द रेंज ऑफ, देखो गाइस हमेशा याद रख लेना ओपन सर्किट वोल्टेज के बारे में अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, तो इसकी जो रेंज होती है ना, ये होती है 80 से 120, कितनी होती है, 80 से 120 वोल्ट, राइट। लेकिन अब यहां पर मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा 80 से 120, तो फिर कौन सा ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, 220 से 230 काट दो, 90 से 100 जो लिखा हुआ है, ये 90 से 100 की रेंज 80 से 120 के बीच में ही आ रही है, फील कर रहे हो, 80 के बाद 90 आएगा और 100 के बाद ही 120 आएगा, तो मतलब इसके बीच में है 90 से लेकर के 100, तो इसका आंसर बी मुझे लग रहा है। 100 से 150 देखिए, 120 से ऊपर चला गया तो ये काट दो, 150 से 200 तो काट ही दो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मैकेनिज्म ऑप्ट फॉर मैनुअल आर्क वेल्डिंग इज, अब देखो गाइस यहां पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जब भी कभी आप लोगों से पूछे मैनुअल आर्क वेल्डिंग के लिए, तो हम लोग कांस्टेंट करंट टाइप में जाएंगे। कांस्टेंट करंट टाइप जो आप लोगों की वेल्डिंग है, जो मैकेनिज्म है, वो मैनुअल आर्क के लिए यूज की जाती है। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ऑटोमेटिक आर्क के लिए किसका यूज करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप का, राइट, याद रखिएगा। ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग जब होगी तो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप का करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर हम इन डेप्थ में चले गए तो हम क्वेश्चन 100 मिनट में पूरे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बस वो चीजें बता रहा हूं जिससे आप लोगों का फायदा हो, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछे तो आपसे बन जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंडक्शन ऑफ स्पाइरल टेस्ट बिलोंग्स टू, अब देखो स्पाइरल टेस्ट किस लिए करते हैं, स्प्रिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। स्पाइरल टेस्ट बेसिकली किया जाता है फ्लूइडिटी ऑफ द मटेरियल को जानने के लिए, मतलब मटेरियल कितना ज्यादा फ्लो कर सकता है। अब फ्लोइबिलिटी में मत चले आना, क्योंकि फ्लोइबिलिटी तो सैंड के लिए भी हो सकती है, हम फ्लूइडिटी में जाते हैं क्योंकि वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है, राइट। स्पाइरल टेस्ट कैसा होता है, ऐसी पोंगड़ी होती है ऐसी, जहां से मटेरियल भेजा जाता है और जहां जहां से होकर के गुजरता है वहां तक में हम फ्लूइडिटीज की टेस्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लूइडिटी ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोल डस्ट इज एन एडिटिव यूज्ड टू इनहेंस, गाइज अगर देखा जाए तो कोल डस्ट का जब हम यूज करते हैं तो इससे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ती है, एक्चुअली में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ती है।
लेकिन यहां पर मुझे ऑप्शन में कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे, तो आप बोल सकते हो सर जी टफनेस तो लिखा है, भाई टफनेस से स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया जा सकता। स्ट्रेंथ अच्छी हुई तो मटेरियल हार्ड होगा, टफ नहीं, ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी पे नहीं जा रहा। कोल्ड डस्ट का एक और काम है, ये सुपर फिनिश बहुत अच्छी देता है, फिनिशिंग प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं इसके, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परमेबिलिटी कोहेसिवनेस होगा नहीं। स्टीरियोलिथोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, स्टीरियोलिथोग्राफी आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है स्टीरियोलिथोग्राफी। आपको बताऊं किसके लिए यूज होता है? 3D मॉडलिंग के लिए यूज होता है। जो आजकल आप छोटे छोटे स्टैचूज वगैरह देखते हो, जो आजकल आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग स्टैचूज देख लेते हो ना, वो सारी चीजें आप लोग इसी से बनाते हो, ठीक है। तो 3D मॉडलिंग के लिए, 3D पेंटिंग के लिए भी आप लोग यूज करते हो। ये लेयर वाइज लेयर चलती है, मान लो पहले ये वाला लेयर होगा, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर और लेयर, इस तरीके से लेयर बाई काम करता है ये 3D पे स्टीरियोलिथोग्राफी। मेटल रिमूवल प्रोसेस नहीं है, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग है। आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेंज ऑफ द नाइफ एंगल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टूल इज लिमिटेड टू। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, नाइफ एंगल। मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था, शुरू शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था, लिप एंगल, टिप एंगल, एज एंगल, वेज एंगल, नाइफ एंगल, ये क्या होता है? कटिंग टूल का एंगल होता है। और ये जो हम लोग लेते हैं वो आप लोगों की रेंज 60 से 80 डिग्री के बीच की होती है, ठीक है। डेल्टा एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, 6 से 80, मतलब 60 से 80। तो 40 50, 50 60 काट दो, 60 से 75 मुझे दिख रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस, ऑर्थोगोनल मतलब जो प्रोसेस हो रही है 90 डिग्री पे होगी, ठीक है, ओके। विच पैरामीटर रिमेन्स द सेम? फील रेट, फील रेट नहीं होता, फीड रेट होता है। पहले तो ऑप्शन नंबर ए काट दो। रेक एंगल कांस्टेंट नहीं रह सकता, ये या तो ऑर्थोगोनल में पॉजिटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा, या फिर ये जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। लेंथ, भाई जितना कटिंग करना चाहते हो उतनी कटिंग तुम जानोगे ना, तुम्हें 10 मीटर काटना है, 5 मीटर काटना है, 2 मीटर, तो ये भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर सी भी चला गया। बचा क्या? विड्थ। मटेरियल की विड्थ थोड़ी ना बदल जाएगी, 5 mm थिकनेस का मटेरियल है तो कटिंग के बाद भी तो 5 mm थिकनेस का ही होगा, तो विड्थ इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज रिस्पांसिबल फॉर द सरफेस फिनिश ऑफ फिनिश्ड सरफेस? बढ़िया क्वेश्चन है। अगर गाइस आप लोगों से, अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने बात करी थी, है ना, कि भाई 3 एक्ट्रेस हैं, आप लोगों को कौन सी ज्यादा सुंदर लग रही है? आप बोलो तीनों, बोले नहीं तीनों तो लग रही है, लेकिन एक क्राइटेरिया भी इन्होंने बता दिया, बोला सरफेस फिनिश तो बतानी है, किसकी? फिनिश्ड सरफेस की। फिनिश्ड सरफेस मतलब कहने का क्या है? देखो ये मेरा टूल है, राइट, ये है मेरी फिनिश्ड सरफेस, ठीक है। दिस सरफेस, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये होती है आपकी फिनिश्ड सरफेस, ठीक है। अब फिनिश्ड सरफेस के लिए सिर्फ एक ही एंगल है जो रिस्पॉन्सिबल है, और वो है ये वाला जिसको हम कहते हैं गामा, जिसको हम कहते हैं रिलीफ एंगल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल प्रोसेस? अब देखो टूल भी कई सारे तरीके के होते हैं, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, 2 पॉइंट जिसे हम ड्रिलिंग बोलते हैं, या फिर मल्टी पॉइंट। 2 पॉइंट भी मल्टी पॉइंट के अंदर ही आता है। अगर देखा जाए तो स्लॉटिंग सिंगल पॉइंट होता है, ब्रोचिंग मल्टी पॉइंट है, हॉबिंग भी मल्टी पॉइंट है, ड्रिलिंग 2 पॉइंट है, तो ये आंसर होगा नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल, अब देखो डक्टाइल मटेरियल की अगर तुम मशीनिंग करोगे तो तुम्हें यहां पर दो चीजें मिलेंगी, या तो बिल्डअप एज मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो क्या होगा वो देखते हैं। लिखा विद बिल्डअप एज इज जनरेटेड, दिस शोज एडवर्स इफेक्ट ऑन एवरी पैरामीटर एक्सेप्ट, एवरी पैरामीटर एक्सेप्ट कहने का मतलब क्या है? एवरी पैरामीटर एक्सेप्ट कहने का यह मतलब है कि यहां पर जो आप लोगों का बिल्डअप एज है, बिल्डअप एज से हर किसी को प्रॉब्लम होगी सिवाय एक के, राइट। और वो क्या है? तो देखो भाई बिल्डअप एज कहां बन रही है? बिल्डअप एज बन रही है इस टूल के अंदर, और अगर टूल के अंदर बिल्डअप एज बन रही है मेरे लाल, टूल के अंदर अगर बिल्डअप एज बन रही है तो मतलब कि इससे सरफेस फिनिश खराब होगी, ऑब्वियसली खराब होगी। इससे क्या पावर ज्यादा लगेगा? भाई फोर्स ज्यादा लग रहा है तो पावर भी ज्यादा लगेगा, और फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ये जो बिल्डअप एज बन रहा है किसका है? वर्क पीस की मटेरियल का है, तो धोखा दे रहा है किसे? वर्क पीस को ही। लेकिन वफादारी दिखा रहा है टूल के साथ, टूल के साथ वफादारी दिखा रहा है, मतलब टूल को फायदा हो रहा है, टूल की लाइफ बढ़ जाएगी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट this segmented or non-homogeneous chip is also known as,
अब गाइस देखो यहां पर आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूअस चिप के बारे में, डिसकॉन्टिन्यूअस चिप के बारे में, कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्डअप एज, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। अब इसमें से आता है सेगमेंटेड और नॉन होमोजेनियस चिप। जब मैं बात करता हूं सेगमेंटेड और नॉन होमोजेनियस चिप की, तो ये एक स्पेशल पर्पस चिप हो जाती है, और वो चिप के बारे में अगर मैं बात कर लूं तो ये ना ही आपकी कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये चिप को हम लोग बोलते हैं सिरेटेड चिप। क्या बोलते हैं? सिरेटेड चिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऑप्शन में नहीं है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि डिसकंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बिल्डअप है जो कॉन्टिन्यूअस ये नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग। क्या क्या है? इंक्रीज्ड सीटेन नंबर, इंक्रीज्ड कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज्ड इंजेक्शन एडवांस, या फिर इंक्रीज्ड एयर टर्बुलेंस। इतने सारे, अरे भाई ऑप्शन तो पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स रिड्यूसेस फिजिकल डिले इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में फिजिकल डिले कैसे आप लोग रिड्यूस करना चाहते हो? सबसे पहले तो समझो फिजिकल डिले क्या होता है। अब देखो गाइस क्या होता है, ये सिलेंडर है, हाँ जी सर सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में क्या होगा मेरे लाल, सुनो, यहां पे लगा होगा आप लोगों का फ्यूल इंजेक्टर, जो आपका फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा होगा, यस सर। और यहीं पर ही जो एयर होगी, इस एयर में फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है। अब यहां से आपने फ्यूल इंजेक्ट करा, जैसे आप परफ्यूम लगा ना, ऐसे ही यहां पे भी होता है, ठीक है, करने में समय लगा। अब उसके बाद उस समय तो लग रहा है, फिर साथ में ये जो इसके डीजल पार्टिकल्स हैं वो जाकर के एयर से मिलेंगे। अब जब एयर से मिलेंगे ये डीजल पार्टिकल्स, तो अब ये डीजल पार्टिकल जाएंगे, हाय माय नेम इज एयर पार्टिकल, यहाँ पे ये भी बोलेगा हाय माय नेम इज एयर, और मेरा इतना टेम्परेचर, आओ तो मैं जला दूं, बूम। डीजल पार्टिकल बोलेगा हाय मैं तो डर गया है। और ये सारी प्रोसेस हो रही होगी, तब जाके इग्निशन शुरू होगी। और इग्निशन शुरू होने के बाद भी जब तक एयर पार्टिकल से पूरा का पूरा आप लोगों का डीजल पार्टिकल नहीं मिलेंगे, तब तक इग्निशन होती रहती है। ये जो ड्यूरेशन का पीरियड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिले पीरियड, क्योंकि ये टाइम लंबा होता है। अब इस टाइम को कम करना है, इस डिले पीरियड को कम करना है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओ, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से डिले पीरियड कम होता है। तो इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज सीटेन नंबर से कुछ नहीं होगा, 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, तो ए भी कट गया और डी भी कट गया। सीटेन नंबर होगा मतलब बी या सी में से आंसर है। फिर उसके बाद देखो 2 दोनों में है, 4 दोनों में, मैं 3 नंबर देख लेता हूं, इंक्रीज इंजेक्शन एडवांस, इससे भी कुछ नहीं होला, तो मतलब 3 से भी कुछ नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंक्रीज एयर टर्बुलेंस। एयर टर्बुलेंस जितनी बढ़िया होगी उतने बढ़िया तरीके से आप लोगों का जो डिले पीरियड है वो कम होगा। क्यों कम होता है? उसका रीजन है ना कि एयर टर्बुलेंस ज्यादा है, तो आपके जो डीजल पार्टिकल्स हैं वो जल्दी एयर से मिलेंगे। ओके, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपर चार्जिंग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, वन ऑफ द सिंपल, सबसे सिंपल सुपर चार्जिंग के बारे में गाइस अगर मैं बात करूं, तो सुपर चार्जिंग इकलौती एक ऐसी चीज है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एयर को, हाई प्रेशर एयर को हम भेज देते हैं सिलेंडर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले मेरे पास एयर आ रही थी 1 kg, अब सुपर चार्जिंग से मैं एयर भेज रहा हूं 2 kg। एयर भेजने से क्या होगा, एयर में होती है ऑक्सीजन, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन फ्यूल को मिलेगी वो इतना बढ़िया चलेगा। और यही सुपर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ एयर है, AIR एयर, सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। आओ देखते हैं। कह रहा सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विद एयर, वेरी गुड, एंड फ्यूल, लो कट गया, फ्यूल आ गया ना तो काट दो भाई, मैंने बताया सिर्फ एयर, इन्होंने फ्यूल भेज दिया, कहीं पे भी भेज रहा हूं मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, एयर बस होनी चाहिए। ओके, अगला प्रोवाइडिंग फोर्स्ड कूलिंग चार्ज, चार्ज बोल दिया मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर, काट दो। इंजेक्शन ऑफ कंप्रेस्ड एयर, वेरी गुड, टू रिमूव कंबशन, हाँ ये भी गलत है, कह रहा नन ऑफ द अबव, गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मैंने सारे गलत कर दिए क्या? हाँ, मतलब ए बी सी तीनों गलत है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी पे ताला लगा देना, ठीक है। नन ऑफ द अबव भी गलत ही मार दिया, नन ऑफ द अबव तो सुपर चार्जिंग की प्रोसेस होती ही नहीं ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, पेट्रोल इंजन द टेंडेंसी ऑफ डेटोनेशन इंक्रीजेस विद। देखो गाइस एक चीज समझो, जब मैं पेट्रोल इंजन के बारे में बात करूंगा, तो पेट्रोल इंजन क्या होता है? पेट्रोल इंजन में जो डेटोनेशन होता है उसको हम लोग नॉकिंग के नाम से जानते हैं। नॉकिंग और डेटोनेशन सेम चीज है, अनकंट्रोल्ड कंबशन को ही हम लोग नॉकिंग या डेटोनेशन बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोल इंजन पे जो डेटोनेशन या नॉकिंग हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से इंक्रीज होगी? तो हम लोगों को याद था और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो यहां पर डेटोनेशन या नॉकिंग हो सकती है। अब कंप्रेशन रेशियो रिटार्डेड स्पार्क टाइमिंग से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। रनिंग द इंजन एट हाई स्पीड, ये तो अच्छी चीज है, तो इससे भी नहीं बढ़ेगा। सुपर चार्जिंग, तुमने एयर भेज दी,
अब 1 kg एयर की जगह तुमने 2 kg भेज दी तो कंप्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगेगी तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्री इग्निशन इन एसआई इंजन रिजल्ट्स इन। अब देखो प्री इग्निशन क्या होता है। एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, इसमें हम लोग सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर भेजते हैं। अब कई और ये जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है इसको बर्न कौन करता है, स्पार्क प्लग से जो स्पार्क जनरेट होता है। अब कई बार क्या होता है कि तुम्हारी कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही, कई बार जो सिलेंडर का सराउंडिंग टेम्परेचर वो इतना ज्यादा होता है कि स्पार्क जनरेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो फ्यूल आपका जो पहुंच रहा है, जो चार्ज पहुंच रहा है एयर फ्यूल का मिक्सचर, वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ही जल जाता है। स्पार्क प्लग नाराज होता है, कहता है नौकरी छोड़ दूं, मेरा काम तो सिलेंडर ही कर दे रहा है, इतनी गंदी डिजाइन बनाए हो। तो वो जो होता है उसको कहते हैं प्री इग्निशन। अब प्री इग्निशन से होगा क्या, ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीजेस इन द वर्क कंप्रेशन, सही बात है भाई, कंप्रेशन वर्क बढ़ गया ना, है ना। फिर उसके बाद इंक्रीजेस इन द नेटवर्क ऑफ प्रोसेस साइकिल, गलत है। कह रहा है डिक्रीज इन द फ्यूल एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन द फ्यूल लॉस फ्रॉम इंजन, फ्यूल लॉस नहीं होता है, ये गलत कह रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो फ्यूल लॉस मत कराना, है ना। फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, फ्यूल लॉस नहीं होता है, जल रहा है फ्यूल, फ्यूल लॉस कहां हो रहा है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मत लगाना, बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हैज द हाईएस्ट थर्मल एफिशिएंसी फॉर अ गिवन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल टेंपरेचर। अब गाइस इसको ध्यान से पढ़ लेना, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, ठीक है। ओके, Which of the following cycle has the highest thermal efficiency? हाईएस्ट थर्मल एफिशिएंसी किस में मिलेगी, ब्रेटन में, बिल्कुल भी नहीं भैया, डीजल मत लगा देना, गलत है। क्यों, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम और मिनिमम साइकिल टेंपरेचर्स के लिए पूछ रहा है, मैक्सिमम टेंपरेचर एंड हीट इनपुट नहीं बोल रहा है, दो टेंपरेचर्स के बीच में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टर्लिंग साइकिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हिच गैस पावर साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस। गैस पावर साइकिल में ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो 4 लेती हैं, मतलब 4 प्रोसेस में एटकिंसन, कार्नोट, डीजल, ऑटो, सारी हैं, वाह। विच वर्क अलोन इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग 2 प्रोसेसेस, ओके, एंड हीट अलोन इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग अदर 2 प्रोसेसेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अलोन वर्ड पे गाइस ताला लगा लेना, यही है हमारा मुद्दा, इसी से ही आंसर आएगा, राइट। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्क अलोन एंड हीट, ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे डी क्यों सर, सी क्यों नहीं, देखो सी भी क्यों नहीं होगा वो बताता हूं गाइस। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ना वर्क डन 0 होता है, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस होगी वहां पर वर्क डन हो सकता है, ठीक है। अब देखो डीजल साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीजल साइकिल में एक कांस्टेंट प्रेशर है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, 2 एडियाबेटिक है। तो गाइस इन 2 एडियाबेटिक में तो सिर्फ और सिर्फ आपको वर्क डन मिलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन 0 होगा, डन है, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और ऐसा आप लोगों ने ना कभी पढ़ा है, किसी किताब में अगर पढ़ना तो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं उनके ऑथर को बताऊंगा जाकर के कि हीट ट्रांसफर तो होगा लेकिन देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी कि यहां पर वर्क डन ना हो सकता है भाई साहब, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, भले ही 1 किलो जूल का वर्क डन हो, भले ही 1 किलो जूल छोड़ो 1 जूल का वर्क डन हो, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रोसेस है तो वर्क डन होने की संभावना है। लेकिन अगर मैं ऑटो साइकिल के बारे में बात करूं तो ऑटो साइकिल में ये 2 प्रोसेस जहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है, इन दोनों में वर्क डन होने की संभावना ही नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क डन होता ही नहीं। और जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इसमें सिर्फ वर्क डन होगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता ही नहीं, इसलिए आंसर इसका ऑटो साइकिल सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच साइकिल कंसिस्ट ऑफ द 2 रिवर्सिबल आइसोथर्म्स एंड 2 रिवर्सिबल आइसोबार्स, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एरिक्सन साइकिल, एरिक्सन साइकिल इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। आइसोबार मतलब 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 कांस्टेंट टेंपरेचर की प्रोसेस आपको एरिक्सन साइकिल में देखने के लिए मिलती है। ओके, कह रहा आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच सिस्टम, किसका एग्जांपल होगा। तो देखो गाइस यहां पर इसका करेक्ट आंसर मुझे जो दिख रहा है आइसोलेटेड दिख रहा है, क्लोज्ड भी नहीं होगा ओपन भी नहीं होगा, क्योंकि थर्मोफ्लास्क बोल दिया ना। इसका करेक्ट आंसर इंसुलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया है।
हाँ, आप लोगों के दिल में जो धक धक हो रही है, जो आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है कि नॉन फ्लो एडियाबेटिक सिस्टम भी तो लिखा है। भैया सिस्टम के सिर्फ 4 टाइप्स हैं जो हमने पढ़े हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, एडियाबेटिक सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम और इंसुलेटेड सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एडियाबेटिक प्रोसेस जरूर पढ़िए। और नॉन फ्लो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, नॉन फ्लो एडियाबेटिक सिस्टम नहीं होता। ठीक है, ये बनाया हुआ सिस्टम है, जबरदस्ती का बना दिया है कि भैया हम इसको नॉन फ्लो एडियाबेटिक सिस्टम बोल देते हो। भैया वो प्रोसेस है, सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए एक ही प्रोसेस है, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको हीट और वर्क के इंटरैक्शन के बारे में बताता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को हीट और वर्क के इंटरैक्शन के साथ आपको एंट्रोपी के बारे में, हीट लॉस के बारे में भी बताता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है द प्रेशर इन द पास्कल करस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी इज 3 सेंटीमीटर। 13,600 होता है, 13 13 3 39, 39 के करीबन आंसर आना चाहिए, 39। ऑप्शन नंबर बी। बोलोगे सर जी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट चाहिए, निकाल दो। प्रेशर पूछ रहा है, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13,600 गुणे 9.81, मैंने 10 ले लेता हूं। और यहां पे क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻², राइट। -2 से ये काट देते हैं, 136 है, और ये कितना है, दैट इज 10। ठीक है, ओहो 10 आ गया ना, ये तो इसको 10 ले लेते हैं, राइट। और ये कितना है, 13। तो अगर मैं इससे देखूं तो ये मेरा ये 136 है, मैं इसको 130 कर देता हूं। ठीक है, ये 10 मुझे यहां से मिल गया 1300, और यहाँ पे 3 है, तो ये कितना हो गया 3900। 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो और वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आनी चाहिए इसकी। देख लेना, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 70 केजी का आदमी है, वॉक्स ऑन द स्नो, बर्फ पे चल रहा है, विद अ टोटल फुट इम्प्लांट, जो पैर का इम्प्लांटेशन है वो कितना है, 500 सेंटीमीटर, वाह, स्क्वायर, वाह। What pressure does he exert on snow? कह रहा भैया 70 किलो के आदमी को अगर बर्फ में चलाओगे तो बर्फ के ऊपर वो कितना प्रेशर लगाएगा। तो भैया प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। लेकिन यहां पे तुम 70 मत लगा देना, 70/500 करोगे, आंसर गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि भैया 70 तो मास दिया है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपका वेट आएगा। तो 70 गुणे 10 करना, डिवाइडेड बाई 500 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट करोगे ना। अब देखो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से तुम आंसर निकाल सकते हो। 2 जीरो यहां से है, 2 जीरो यहां से उड़ा दो, बचा कितना, 7। 7 1/5 को 0.2 लिखते हैं, 0.2 इंटू 10⁻⁻4 था तो 10⁻4। अब देखो 0.2 था, पॉइंट उड़ाओ, यहां से 10⁻3 कर दो। अब 10⁻3 इसके किलो को ले जाएगा, राइट। बचा क्या, 7 और 2, 7 दूनी 14, 14 नियरेस्ट वैल्यू जो होगी 14 के करीबन आएगी, और 14 के करीबन एक ही नियरेस्ट वैल्यू दिख रही है, दैट इज 13.73। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट। मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट किसके लिए पूछा है, ऑफ द वॉल्यूम साइकिल, ऑटो साइकिल के लिए। देखो भैया ऑटो साइकिल में मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट निकालना है, टीएस डायग्राम बनाओ, अपने आप आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, ये ऐसे टीएस डायग्राम होता है, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4। गाइज ऑलवेज रिमेंबर फॉर अ मैक्सिमम आउटपुट, ये जो लाइन है ना, ये लाइन सेम होनी चाहिए, मतलब T2 will be equals to T4। अब 1 से 2 क्या है, कंप्रेशन, 3 से 4 क्या, एक्सपेंशन। कंप्रेशन के एंड में, एक्सपेंशन के एंड में, मतलब कंप्रेशन और एक्सपेंशन के एंड में जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, तो आपको मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, फिर उसके बाद हमने ये चीज करी है। तो अब इसमें द वर्किंग फ्लूइड काट दो, द स्पीड काट दो, द सक्शन टेम्परेचर काट दो। टेम्परेचर हाई लिखा है, पढ़ लो ना उतना। अब डी, अब डी इतना बड़ा लिखा है, कुछ तो सही होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी इक्वल, काट को, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ओके, इन एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन। देखो रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं वीआरएस साइकिल में। वीआरएस में सिर्फ 2 ही तरीके के आप लोगों को क्या मिलते हैं,
रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, एक मिलता है लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर और एक मिलता है अमोनिया एंड वाटर। ठीक है, तो अब गाइस यहां पर 99.99% आप किसका यूज करते हो, अमोनिया एंड वाटर का। अब ऑप्शन देख लेते हैं, एयर वाटर काट दो, लिथियम ब्रोमाइड एंड एयर लिखा है, वाटर होता तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर का वाटर काट दो, बचा क्या, अमोनिया वाटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहे हैं अ गोल्ड रेफ्रिजरेंट शुड हैव सॉरी गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव। देखो गाइस गुड रेफ्रिजरेंट की कुछ कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं जिसको आपको समझना है। गुड रेफ्रिजरेंट वो होगा जिससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सबसे अच्छा मिले। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कब सबसे अच्छा मिलेगा, जब रेफ्रिजरेशन की वैल्यू इवेपोरेटर पे वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब कंप्रेसर वर्क कम हो, कंप्रेसर वर्क करने के लिए कि कम प्रेशर पे भी ज्यादा कंप्रेस हो जाए, राइट, ऐसा होना चाहिए रेफ्रिजरेंट। पता कर लेते हैं, कह रहे लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सही बात है। लो ऑपरेटिंग प्रेशर, ये सही है, ऑप्शन नंबर है। देखो ये है, ये जो वैल्यू दिख रही है इस जगह से इस जगह तक, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये देखो इस जगह से इस जगह तक, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है, ज्यादा, मोर, राइट, और ये क्या है, कम, लेस। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी उतना बढ़िया आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है आपको इसी लाइन पर मिलता है, ऐसे ही तो बनता है। तो ये लाइन जितनी लंबी होगी उतना बढ़िया होगा, और ऑपरेटिंग प्रेशर जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन। सोलर एनर्जी का डायरेक्टली यूज कहां किया जा सकता है, घर में किया जा सकता है। एक मिनट ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। वीसीआरएस, अच्छा हाँ, अब ये वीआरएस वीसीआरएस की बात कर रहा है, मतलब रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन में वीसीआरएस में हम कभी यूज नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ वीआरएस में करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम गोज अप टू द, क्या बात है, जबरदस्त। फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है, ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर है, मतलब डिस्चार्ज होगा कंडेंसर में, ठीक। कह रहा है गोज अप, ऊपर बढ़ता है, किसकी वजह से। देखो भैया एक बात समझना, एक कमरा है जिसमें तुम लोगों को धक्का लगा के भर रहे हो, ठीक है। अब तुम एक कमरे में लोगों को धक्का लगा के भर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले जब तुम भर रहे थे तो कमरा भरा हुआ था, सॉरी खाली था, तो लोग आसानी से भरते हुए चले जा रहे थे। अब क्या हुआ, अब मैंने कुछ सामान रख दिया उसी कमरे में, अब मैंने कहा उतने ही लोगों को भरो, तो तुमको अब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। रीजन क्या है, जगह कम हो गई ना। तो अब कंडेंसर है, कंडेंसर में हीट रिलीज होती है, राइट। अब यहीं पर ही अगर स्केल का फॉर्मेशन होने लग गया तो कंडेंसर का साइज छोटा हो गया ना, और अगर कंडेंसर का साइज छोटा हुआ तो कंप्रेसर को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा यहां पर कंप्रेस करने के लिए, यहां पर मटेरियल भेजने के लिए, है ना। तो कंडेंसर पे ये वाली चीज होगी। ये कब होता है, जब स्केल फॉर्मेशन होने लग जाए या फिर कंडेंसर में कुछ खराबी आ जाए। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, लोअर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, नहीं, ऑल्दो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, डिस्चार्ज प्रेशर। फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन द कंडेंसर, बिल्कुल सही बात है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे द लीकेज इन द फ्रीऑन बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फ्रीऑन बेस्ड के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रीऑन, एफ जी एच हैलाइट का, ठीक है, ओके। फ्रीऑन बेस्ड सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑक्सीएसिटिलीन, काट दो, हैलाइट टॉर्च, सही है, सल्फर काट दो, ब्लू लिटमस काट दो। याद रखना मैंने इसी तरीके से इसकी ट्रिक बनाई थी, एफ वाली, है ना, फ्रीऑन के लिए GH, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेफ्रिजरेंट यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, रेफ्रिजरेटर वर्किंग हीट फ्रॉम सोलर कलेक्टर इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अमोनिया होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा ही अमोनिया के बारे में। अगर अमोनिया दिया नहीं है तो लिथियम ब्रोमाइड पे ताला लगाना, आगे बढ़ जाना। ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड काट दो, सल्फर डाइऑक्साइड काट दो, फ्रीऑन काट दो, बचा क्या, लिथियम ब्रोमाइड, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बधाइयां जी बधाइयां, 100 क्वेश्चन कर लिए। फील आ रहा है बढ़िया वाला फील आ रहा होगा। गाइज ये जो 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे वास्ट और वैरायटी ऑफ द टॉपिक्स में लेकर के आया था आज। आज मैंने कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन कराए, कुछ टफ क्वेश्चंस भी कराए, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी कराए, मतलब मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन दिया है। अब आज आप लोगों को क्या करना है, जितने क्वेश्चन बन गए वेरी गुड, उनमें ज्यादा वर्क मतलब मत करना। जो क्वेश्चन नहीं बने उसके टॉपिक्स को पढ़ लो, जो क्वेश्चन नहीं बने उन्हें नोट कर लो, उनको वापस से रिवाइज कर लो, और साथ में जो मैंने इस चैनल पे और भी
30 मिनट 30 क्वेश्चंस की सीरीज कराई है, उसको भी जरूर रिवाइज कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे दूं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको फायदा करेंगे। और मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि अगर आप लोगों ने जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उनकी भी प्रैक्टिस कर ली, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साथ में गाइस आपको एक चीज और बता दूं, मैंने इसी सेशन में ही आप लोगों को, मतलब इसी चैनल पर ही आप लोगों को एक द गेम चेंजर स्ट्रैटेजी भी बताई है। वो मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं कैसे एग्जामिनेशन क्लियर करता था। गाइज वो सेशन आप जरूर देखना। जब आप वो सेशन देखोगे तो आपको एक स्ट्रैटेजी पता चलेगी। मेरी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई सारे मिनिस्ट्री में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, उन्होंने एक्चुअली में इस स्ट्रैटेजी का यूज कराया। मैं कई बार बोलता आया हूं और कई बार मैं आपको पूछवा भी दूंगा। अगर वो लोग कभी मेरी मुलाकात हुई, कभी हमने पॉडकास्ट सेशन किए, कुछ भी किया, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। अब साथ में एक चीज और बता दूं, 100 क्वेश्चन कर लिए, शुभ अंक 100 होता है, 101 होता है, 101 होता है ना। आओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन, देखो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग कहां यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में करते हैं या फिर गैस लिक्विफिकेशन में करते हैं। देखते हैं, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर काट दो, डोमेस्टिक काट दो, गैस लिक्विफिकेशन मिल गया, एयर कंडीशन काट दो। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। मतलब हमने आज 101 क्वेश्चन 100 मिनट के अंदर पूरे करने की पूरी कोशिश करी है। एंड आई गेस आप लोगों को ये सेशन अच्छा भी लगा होगा। गाइस आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दो। इस सेशन को कम से कम जाने से पहले 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना। जिन्होंने पूरा सेशन देखा अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लो और फिर उसके बाद इसको 1 से 2 बार रिवाइज, 1 से 2 बार मतलब 1 to 2 टाइम्स रिवाइज जरूर कर लेना। साथ में जो मैंने 30 मिनट 30 क्वेश्चन दिया है वो भी रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो मोटिवेशन आ ही रहा होगा, मोटिवेशन आ रहा है ना, तो द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। 100 सवाल 100 मिनट, 100 सवाल 100 मिनट, लो जो बात कर रहे थे वो कर दिया, हो गए 100 सवाल 100 मिनट में। इसी तरीके से जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो इसी तरीके से मोटिवेशन से बस टिक करने तगड़े करेक्ट आंसर, बिल्कुल दिमाग को खोल करके जाना और फुल ऑन कॉन्फिडेंस से आप जाना। वो स्ट्रैटेजी जरूर देख लेना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आप बस उस स्ट्रैटेजी पे जाना, है ना। उसके पहले मॉक टेस्ट देकर के प्रैक्टिस जरूर कर लेना उस स्ट्रैटेजी की, आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा गाइस, अब मैं बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन की पीडीएफ की। पीडीएफ, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो गाइस टेलीग्राम पे आप लोगों को एक ग्रुप मिलेगा शिवम सर मैकेनिकल का। कौन सा ग्रुप मिलेगा? शिवम सर मैकेनिकल का। उस ग्रुप में जाना, उसको ज्वाइन भी कर लेना और उसमें मैं पीडीएफ इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और इसको आप जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम पर ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ से भी आपको जितना फायदा होने वाला होगा वो सारा फायदा हो जाएगा। मैं इसकी रॉ पीडीएफ भी डाल दूंगा और इसमें जो मेरा कंटेंट वाला है वो पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है। कि रॉ से प्रैक्टिस करना है कि सर ने अब आंसर बता दिए तो आंसर टिक है, तो इस तरह बार बार ध्यान उसी में जा रहा है, तो रॉ से प्रैक्टिस करना है, रॉ से भी कर लेना, और ऐसे भी करना है वैसे भी कर लेना। ठीक है, दोनों डाल दूंगा। और बस ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया तरीके से तैयारी करो गाइज। और गाइज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहा हूं? तुम्हारे शिवम सर का खुद का चैनल है, अब तो सब्सक्राइब करना बनता है मेरे लाल। गुलाबी दिल के साथ सेशन के एंड में कमेंट जरूर छोड़ना कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर कोई भी डर लग रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी है, जस्ट टॉक टू मी, अपने कमेंट डाल देना, मैं तुम लोगों को जरूर उन कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और हाँ, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ठीक है, बाय गाइज।